अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेस और नए दिन का आगाज़। आज के नए दिन का आगाज़ एक नई बात के साथ, और नई बात वो है जो हम यूं तो रोज़मर्रा सुनते रहते हैं, मगर शायद उसका इदराक हमें इस तरीके से नहीं हो पा रहा जिस तरीके से होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ शऊर की। बहुत छोटा सा सादा सा लफ्ज़ है शऊर, और ये वो चीज़ है जिसे चरिंद परिंद में भी पाया जाता है और अशरफुल मखलूक़ात यानी कि इंसानों में भी पाया जाता है। इस शऊर का अगर इदराक हो जाए तो लोगों के बहुत सारे मसाइल वो ख़ुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ़ उनके नहीं बल्कि उनके अतराफ़ के लोगों को भी उनके साथ रहने में बड़ी आसानी होती है। हम शायद ये समझते हैं कि किसी चीज़ का सिर्फ जान लेना, पहचान लेना सरसरी तौर पर वो शऊर होता है, मगर शऊर के लिए ये बात ज़रूरी है कि आपने अपनी ज़हनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए, अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ करते हुए किसी नतीजे पर पहुंचना है। किसी चीज़ के बारे में राय कायम करनी है, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, समझना है, उसको देखना है, परखना है। और इस वक्त अगर हम बात करें शऊर की, तो इस शऊर में एक बहुत बड़ा किरदार आपके असातिज़ा का होता है। आप जब किसी चीज़ के बारे में कुछ जान लेते हैं तो फिर ये आपके मौल्लिम, आपके टीचर्स ही होते हैं जो उस शऊर को पॉलिश करते हैं और आपको एक मुकाम तक ले आते हैं। सादा सी मिसाल है, हम घरों में पेट्स रखते हैं। आप देखें ना कि जनाब बिल्ली रखी हुई है तो आप उसे सिखाते हैं, तोता रखा हुआ आप उसे सिखाते हैं, फिर आप जैसे कह रहे होते हैं, हालांकि लैंग्वेज बैरियर है, आप उसकी ज़ुबान नहीं समझते, वो आपकी ज़ुबान नहीं समझता, मगर एक शऊर की ज़ुबान होती है जो टीचर के सिखाने से फिर बड़ी आसानी से आ जाती है। तो इसमें हमारे असातिज़ा का भी किरदार है कि जब वो हमारे उस शऊरी लेवल को उस सतह पर ले जाते हैं तो फिर हम यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ों में उसे बरूए कार लाते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं और हमारे अतराफ़ के लोग भी उससे फ़ायदा उठाते हैं। ये तमाम तर बातें होती रहेंगी। शो का आगाज़ हमने आज अपनी एक इस बात से किया, उसके बाद सबसे ज़रूरी काम है कराची की ख़बरें। जनाब ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, ज़रा उस पर एक नज़र दौड़ाते हैं। और सबसे पहली ख़बर जो मेरे पास आई है वो है एक्सपो सेंटर में 5वें टेक्सपो 2024 नुमाइश का आगाज़ हो रहा है, हो गया है, और 5वां एडिशन है। वज़ीर आला सिंध इसका इफ्तिताह करेंगे और जनाब के टेक्सटाइल एंड लेदर डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम तडाप टेक्सपो 2024 ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान एक अहम ट्रेडमार्क इवेंट होता है। ये नुमाइश पाकिस्तान के मुतहरिक टेक्सटाइल और चमड़े की सनतों के नुमाइश करेगी, जिससे बैनुल अक़वामी स्टेक होल्डर्स और सनत के रहनुमाओं को जो है वो राग़िब किया जाएगा। नुमाइश 3 रोज़ तक जारी रहेगी। तो हमारे मेहमान, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान साहब मौजूद हैं, अयाज़ राना साहब मौजूद हैं। और आपने सुनी खान साहब, एक्सपो सेंटर में 5वीं टेक्सपो 2024 नुमाइश का आगाज़ अच्छी चीज़ है और बैनुल अक़वामी एक अट्रैक्शन आपको मिलेगी, अटेंशन मिलेगी। जी, देखा जाए कि आज जो है कराची में बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है, और ये इंटरनेशनल कहलाई जाएगी टेक्सटाइल और लेदर की एक्सपो है। हर साल होती है, 5वां एडिशन है। और सबसे अहम बात, इसमें 500 डेलीगेशन आ रहे हैं फॉरेनर्स। फिर इसके बाद जो हमारी मुकामी जो कंपनी जिसमें कॉर्पोरेट हैं, दीगर जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने तकरीबन 270 स्टॉल सजाए हैं। और कल जो ब्रीफिंग थी हम एक्सपो सेंटर में, क्योंकि वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म को भी आना था, और जो गहमा गहमी चल रही है इस्लामाबाद में तो कन्वर्ट हुआ है सीएम पे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आ रहे हैं और वफाकी वज़ीर जाम कमाल हैं जो वज़ीर तिजारत हैं, वो पहुंच गए हैं, जो करंट अपडेट आई है। और सबसे अहम बात, हम बात करते हैं इमेज की, और जो एग्ज़िबिशन होती है, और कराची एक्सपो सेंटर आपको पता है इस मुल्क का सबसे बड़ा एक्सपो सेंटर है। और इसमें जो हम देखा जाए, जो इसके जो 8 हॉल्स हैं और जो ये खचाखच भरा हुआ होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये एक आम जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, ये बताऊं, ये है इंटरनेशनल जो ख़रीदार है हमारा, हम जो माल बना के एक्सपोर्ट करते हैं उसको हम अपना एक उनके विज़िटर्स को ला के दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान क्या क्या चीज़ें बना रहा है। लेदर में आप क्या चीज़ें बना रहे हैं, टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल लेदर में तो हमारा बड़ा ताबनाक माजी रहा है। जी, अब अगर देखा जाए कि जो फ्रैंकफर्ट में होती है, और वो सबसे बड़ी जो टेक्सटाइल की जो एग्ज़िबिशन होती है, उसमें ये होता है कि जो पाकिस्तानी बड़ी कंपनीज़ हैं, और वो आपने देखा होगा जो लेडीज़ कपड़ों में बहुत मांग है उनकी, और फैशन शो में भी टॉप पे रहते हैं, तो वो जब डिस्प्ले पे जो रखते हैं वो भी लोग ख़रीद के ले जाते हैं, इतनी डिमांड है।
ये है कि सबसे अहम बात कि यहाँ पे जो TDAP के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं ज़ुबैर मोतीवाला ने जो ब्रीफिंग दी थी उसमें कहा था कि इस एग्जीबिशन से पाकिस्तान को टेक्सटाइल और लेदर में $80 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स नए मिलने की उम्मीद है और मुआहदे भी होंगे। और क्योंकि डेलीगेशन भी बहुत ज़्यादा है, पहले वो देख रहे थे और उसमें आप देखें कि मौजूदा सूरत में 500 डेलीगेशन फुल सिक्योरिटी प्रूव है। अभी जब मैं आ रहा था एक्सपो के पास से तो वहाँ पे फुल सिक्योरिटी वगैरह वो देखेंगे आप, जो हमारी टीम आज दिन भर दिखाएगी और कुछ देर बाद अयाज राना भी उसको ज्वाइन करेंगे, मैं भी जाऊँगा वहाँ पे। तो ये है कि हम अपना इमेज देंगे और टेक्सटाइल सेक्टर कैसा कर रहा है, लेदर सेक्टर कैसा कर रहा है, उसकी अलग अलग मसनूआत हैं, लेडीज़ की, जेंट्स की, बच्चों की और क्लोथ्स के अलावा जो है गारमेंट्स हो गई, टेक्सटाइल में तो सभी आता है। उसके बाद जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है लेदर, क्योंकि हम उसी सर्दियाँ यहाँ इतनी नहीं पड़ती हैं, लेकिन लेदर अगर हम देखें तो चमड़े की जो मसनूआत हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल लेदर आया तो है लेकिन जो लेदर की मसनूआत हैं, क्योंकि पाकिस्तान लेदर में इसलिए टॉप पे, आपको पता है हर साल कुर्बानी होती है तो बड़े पैमाने पे जो हमें जो कुदरती जो चमड़ा है वो हमें यहाँ पे खाम माल है, बहुत बड़ी तादाद में मिलता है। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद हम लेदर के बहुत मुख्तलिफ मसनूआत स्पोर्ट्स गुड्स में जाती है, फिर आपके जो सर्दी में कपड़े पहनते हैं वो जाती है। तो ये एक हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा इमेज है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 500 डेलीगेशन का वफूद जो है यहाँ आएगा, वो मुआहदे भी करेगा। 3 दिन की नुमाइश है, आज से लेके मतलब 25 अक्टूबर बड़ा तक जारी इम्पैक्ट इसका पड़ेगा और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं जब इस तरीके से आप कोई भी एक्सपो करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अच्छा, इससे पहले मैं अयाज राना साहब की तरफ आऊँ, ज़रा मैं कुछ ख़बरें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ख़बरों में इस वक्त हमने एक्सपो सेंटर की जो नुमाइश इस वक्त चल रही है उसके हवाले से बात की। उसके बाद एक ख़बर है और वो ख़बर सुन के मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इसकी डिटेल्स क्या है वो हम अपने रिपोर्टर्स से जानेंगे। सिंध सनतों में काम करने वाले मेहनत कशों की उजरत में इजाफा, और जनाब इसके हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये बेसिकली पहले भी मज़दूर की तनख्वाह में कुछ इजाफा हुआ था, उसके बाद भी इस पर बड़ी डिबेट्स चल रही थी। अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक 50 सनतों में काम करने वाले जो हुनरमंद नीम हुनरमंद जिन्हें हम हेल्पर्स कह लेते हैं और जो सीनियर टेक्नीशियंस होते हैं, आला हुनरमंद होते हैं, उनकी उजरतों में इजाफा किया गया। 15.62% का इजाफा है। और इसके बाद अगर हम तनख्वाहों पर नज़र दौड़ाएँ तो जो नीम हुनरमंद है उसकी तनख्वाह जनाब 38,000 से ज़ायद हो गई है। और जो एक टेक्नीशियन है, किसी चीज़ का स्किल उसके पास है और वो एम्प्लॉय है, तो जनाब उसकी तनख्वाह इस वक्त पहुंच गई है 45,910 रुपये। और सीनियर टेक्नीशियन आला हुनरमंद जिसे हम कहते हैं माहाना तनख्वाह 47,868 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। हम इस पर भी बात करेंगे। जो अभी टेक्सटाइल और लेदर की बात हो रही थी, मैं ज़रा उस बात को भी कंटिन्यू करना चाहूँगा। और उसके बाद एक ख़बर सामने आई है और ख़बर है सेंट्रल जेल में शमसी तवानाई जो है वो अब इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा, इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। इसकी डिटेल्स ये हैं कि करने के मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। सोलर रूफ टॉप मंसूबा 21 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया। तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल जेल कराची को शमसी तवानाई पे मुंतकिल करने का मंसूबा का इफ्तिताह हुआ है और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत 614.8 किलोवाट शमसी तवानाई फराहम की गई है। इजाफी बिल, उनका भी मसला है, हमारा जैसे मसला है रिहायशी लोगों का, सनतों का, तो ये सेंट्रल जेल का भी मसला है जनाब। तो इजाफी बिल सिस्टम मुंतकिल किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक के सिस्टम पे। और इस मंसूबे से ख़जाने को 25 साल तक सालाना 6 करोड़ 42 लाख और 60,000 रुपये की बचत होगी। इन फ्यूचर इस चीज़ का एक अच्छा रिज़ल्ट सामने आएगा। डेंगू वायरस बहुत तंग कर रहा है कराची वालों को मुख्तलिफ़ तरीके से, कभी मच्छर के काटने से डेंगू, कभी मच्छर के काटने से चिकनगोनिया, कभी मच्छर के काटने से मलेरिया। मगर अगर हम स्पेसिफ़िक डेंगू की बात करें तो शहर कायद में ये वायरस थम नहीं पा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरस के 13 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये महकमा सिंध के जो तर्जुमान हैं सेहत के वो बताते हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटों में ज़िला शर्की में डेंगू वायरस के 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वस्ती में 5, जुनूबी में 2 और मलीर में 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अक्टूबर में मजमूई तौर पर डेंगू वायरस के 240 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।
बड़ी तादाद हो गई है। और 2024 की अगर हम बात करें थ्रू आउट द ईयर तो मजमूई तौर पर 1623 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये है 2-3 खबरें, और इसके बाद एक और ख़बर सामने आई है माफ़ कीजिएगा, वो खबर यह है कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के 7 साला जनरेशन टैरिफ की मंजूरी दे दी। ये होता क्या है, ये इस पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया और के इलेक्ट्रिक की जनरेशन टैरिफ की मंजूरी मिली है, जो टेकार पे की बुनियाद पर दिया है ये फैसला। टेकार पे का मतलब बिजली इस्तेमाल ना हो ना हो कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ेगी। कुछ टेक्निकल चीज़ें ज़रा हमारे रिपोर्टर्स बताएंगे, इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है इसके ऊपर। पानी की बात, वाटर कॉरपोरेशन का मरम्मती काम तीसरे रोज़ भी जारी है। आपको मालूम है ना ये कौन सा काम है? ये वही काम है कि जिसकी वजह से कहा गया था, हम कल भी बात कर रहे थे अपने शो में, कि 3 दिन तक बहुत से इलाकों में पानी की फराहमी नहीं होगी। फिर न्यूज़ नाइट की टीम आ गई है हमारे प्रोग्राम की, और हमने वहाँ जाके एक शो भी किया, वो लाइन भी दिखाई, एक जॉइंट लाइन थी, बहुत बड़ी 66 इंच की लाइन थी जिसको डैमेज हुआ है, और वहाँ से बहुत तेज़ पानी जो है वो बह रहा था, और 24 घंटे का वक्त वाटर बोर्ड ने मांगा था कि मज़ीद 50% काम जो रह गया है उसे मुकम्मल कर लिया जाएगा, तो वो हुआ नहीं हुआ। कश्मीर रोड पर लाइन जो है वो नस्ब है, और 5 घंटे मज़ीद इस वक्त वाटर बोर्ड कहते हैं कि लगेंगे, 75% पर काम पहुंच गया है। अच्छा अयाज राना साहब, जैसे अभी अशरफ खान साहब बता रहे थे, टाइल और लेदर की जो एक्सपो लगी है तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, एक 500 डेलीगेशंस हैं। लेदर और टेक्सटाइल को हुआ क्या? एक टाइम तो ऐसा था कुछ सालों पहले कि हर शख्स लेदर का काम करना चाहता था, हर शख्स टेक्सटाइल का काम करना चाहता था, बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज थी, उसमें इतनी गिरावट क्यों आ गई? लेकिन लेदर की एक पहले बात कर लेते हैं। लेदर 2022 में हम हाईएस्ट जो हमने किया वो तकरीबन $7.5 करोड़ की हमारी एक्सपोर्ट थी, और अभी ही रिसेंटली हमने बात करी, क्योंकि सीज़न शुरू हो रहा था तो मेरा जाना हुआ, उनसे बात करी हमने, जो टेक्सटाइल इनकी जो लेदर गुड्स जो टेंडरीज एसोसिएशन है उनके चेयरमैन से बात हुई। उनका कहना है कि इस वक्त हमारे साथ ही नहीं बल्कि दुनिया में इस वक्त रिस्ट्रिक्शन है, लोगों के अंदर कुव्वत ख़रीद जो है अब वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। लेदर की, लेदर नहीं, लोगों में वैसे बाइंग पावर नहीं, जनरल जो उनकी लोगों में बाइंग पावर नहीं है, और ये जो लेदर है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। लेदर गुड्स सस्ते नहीं होते, चाहे ब्रांडेड ले लें आप, दुनिया के जो बड़े नाम लेदर की चीज़ें बनाते हैं वो भी महंगी होती हैं, और हमारी जैकेट्स ले लें, और शूज़ हमारे सब कराची में नहीं बनते। शूज़ की मार्केट जो है लेदर की वो है हमारी लाहौर। लाहौर जो है वो इसके अंदर मेन पंजाब के अंदर इसके अंदर जो है वो शूज़ के अंदर काम करते हैं, और कराची में ज़्यादातर गारमेंट्स बनता है, यानी जैकेट्स हो गई, बेल्ट्स हो गई, या इस तरह के ग्लव्स हो गए, इसके ऊपर काम किया जाता है ज़्यादातर। और हमारे जो ये जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होती है उन ममालिक में जो हमारे लेदर ग्लव्स हैं, ख़ासकर जो वर्किंग जो कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग होती है वहाँ पे हमारे यहाँ तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन वहाँ एक कानून के तहत आपने सेफ्टी बूट्स भी पहनने हैं, हेलमेट भी लगाना है, ग्लव्स के बगैर काम नहीं करना, वेल्डिंग ग्लव्स भी पहनने हैं, अगर जो वेल्डिंग का काम करते हैं उनके ग्लव्स कोनियों तक होते हैं, और वो फ्लेमेबल होते हैं, यानी कि उसके ऊपर हाईली फ्लेमेबल भी अगर कोई चीज़ गिरे तो वो जलते नहीं हैं। तो ये चीज़ें हमारी पहले इसकी डिमांड थी। अब जहाँ लोगों के अंदर ख़ासकर जब जैकेट्स की बात करें तो लोगों में कुव्वत ख़रीद नहीं है, तो उनका यही कहना था। जर्मनी जो यूरोप साइड थी उधर एक बड़ी मार्केट थी हमारी, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और रशिया की साइड पे भी चले जाएं, यूएस, कनाडा, यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा ये जो जैकेट्स वगैरह यहाँ जाती थी, लेकिन इस दफ़ा वो डिमांड नहीं है, तो उनको ये खदशा था कि ये सीज़न पहले के मुकाबले में बेहतर नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त को देखते हुए जो ये अब टेक्सपो आई है, तो यकीनन वो जो एक खदशा था तो वो उसको अब बदला जा सकता है, एक बूम आएगा अब जो है ये जो जिस तरह से बात की जा रही है कि इससे एक हमें उम्मीद है कि वही $80 करोड़ तक के जो नए मुआहदे होने हैं, या 70, एक एस्टिमेटेड होता है ना, ये तो एक टारगेट होता है कि भाई एस्टिमेट है, इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो जाए या थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन ये एस्टिमेट लगा के बैठे होते हैं। तो अब ख़ास तो एक वजह ये आ गई। अब साथ अगर टेक्सटाइल की हम बात करें तो टेक्सटाइल वाले जो हमसे परेशान हैं उनके लिए इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना वो एक दर्द वो सर मार रहा है जी। सबसे अहम चीज़ ये है कि इस वक्त उनकी जो प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, ख़ासकर आपकी एनर्जी के प्राइसेस, चाहे उसमें गैस हो या बिजली की जो कीमतें हैं, वो उनको मार रही हैं। वो
कॉम्पीट नहीं कर पा रहे इस रीजन को। उनकी एक ही डिमांड है कि हमें 9 सेंट वाली हमें बिजली फराम करें, तो हम इस रीजन में कम से कम जो अपना मुकाबला है, हमारा मुकाबला देखिए इस रीजन में किससे है, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, इंडिया से, ये हमारा रीजन पड़ता है जिससे हमें मुकाबला करना है दुनिया के सामने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की। और हम अच्छा मुकाबला कर सकते हैं, पोटेंशियल है, लेकिन बात ये है कि आपको अब हुकूमती लेवल पे हमें अब सपोर्ट चाहिए। इनको वो सपोर्ट चाहिए कि जो एनर्जी प्राइसेस इस वक्त रीजन के सबसे ज़्यादा हो चुके हैं उसको कम होना बहुत ज़रूरी है। उसको कम होना ज़रूरी है। अच्छा, टेक्सटाइल और लेदर पे हमने काफ़ी बात की और हम उम्मीद करते हैं कि ये दोबारा से जो है ना रिवाइव हो, एक अच्छा बिजनेस पाकिस्तान में इसका जनरेट हो। सिंध की जो मैंने खबर अभी पढ़ी, अशरफ खान साहब, खबर सुन के कैसा लगा आपको? मेहनत कशों की उजरत में 15.62% इजाफा, 50 सनतों का नोटिफिकेशन जारी किया गया, कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए सिंध गवर्नमेंट ने अगर ये फैसला किया है सनतों के जो मुलाजमीन है उनकी उजरत बढ़ाने के लिए, हम हमेशा से जब बजट आया था याद होगा हमने शेयर किया था, बहुत सारी चीज़ें हम बैठ के शेयर कर रहे होते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तो हर साल बढ़ती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की नहीं बढ़ती थी। लेकिन इस दफ़ा जो बजट के साथ इन्होंने अब ये किया है, क्योंकि महंगाई है, तो ये जो 50 सनतों का किया है बहुत अच्छा कि मेहनत कश हैं, हुनरमंद हैं, और उसके अलावा एक कैटेगरी 3 बना दी हैं। और क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा है कि बिजली के बिल हों, दीगर अखराजात हों, तो उसकी वजह से परेशान होते हैं। तो एक पॉइंट तो किया है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद की बात करें कि अगर हम देखें कम से कम अगर 37,000 है जैसे बजट में रखा गया है कि एक जो काम करने वाला किसी भी दफ्तर में, तो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये दिया गया 37,000 रुपये मिनिमम तनख्वाह। तो अब उस पर ये देखना है कि सिंध गवर्नमेंट का वेज वर्कर्स का जो है साथी है, दीगर इदारे हैं, वो पैसे लेने तो आ जाते हैं, हमारे इधर भी आए थे, और वो आके सारी चीज़ें जो है चेक तो करते हैं, लेकिन वो जाके अमल दरामद तो देखें ना कि उस पर हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको ये बताऊँ, हम पूरे सिंध को अगर हम लेते हैं, हम क्योंकि सिंध में बैठे हुए हैं और यहाँ पे कराची जो इसका दारुल खिलाफा है सिंध का, और 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं, 24,000 छोटी बड़ी सनतें हैं, सबसे ज़्यादा छोटी सनतें हैं जहाँ पे मज़दूर काम करते हैं, तो लाइट इंडस्ट्रीज़ होती हैं। और आप ये देखें 24,000 सनतें हैं, तो लाखों मज़दूर यहाँ काम करते हैं। ऐसा ही है। और जो सूबाई वज़ीर जो वर्क्स एंड सर्विस लेबर के जो थे मेहनत कश के, उनसे मैंने सवाल किया था, काटी में आए थे, तो मैंने कहा माशाल्लाह 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं और आप यहाँ पे आपका इदारा काम कर रहा है, तो सासी के पास कितने वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं? तो आप यकीन करेंगे, मतलब जिस शहर में 24,000 सनतें हैं, जिस शहर में लाखों अफराद पूरे मुल्क भर से आके नौकरी के लिए कर रहे हैं, एक काटी में बताया गया कि, मैंने नहीं कहा है, काटी के सदर ने उसी शो में कहा कि जो इवेंट था कि 15 लाख मजदूर आते हैं सिर्फ कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री में, और वो कह रहे हैं हमारे पास 6 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हैं। कितने? ये गवर्नमेंट लेवल पर जी। अच्छा जनाब, ये तो बिल्कुल फ्लॉ तो है ना, एक बहुत बड़ा यहाँ पर गैप हमें नज़र आता है, इस पर हम बात करते हैं मजीद, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आता है। वेलकम बैक नाजरीन, सुबह खैर, एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम बात कर रहे थे शहर की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। हमने कुछ ख़बरों पे बात करी और मज़ीद ख़बरों पे भी बात करते हैं। मैंने अभी जब कार्ड उठाया तो जो ख़बर मेरे सामने आई है वो ख़बर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में भी लोग इसकी शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जनाब बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त शहर कायद में डेंगू वायरस की। तो ये अयाज राना साहब, शहर कायद में डेंगू वायरस कब थमेगा? 24 घंटे में मज़ीद 13 केस आ गए, 240 केस सिर्फ अक्टूबर में, 2024 में ये 1700 के करीब पहुंच रही है तादाद। देखें इस वक्त मैं फिर ये बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आपके पास डाटा आ रहा है। इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि जो सेहत से वजारत सेहत से ये डाटा लेके शहरी हुकूमत के हवाले कर दें। मेयर कराची तमाम काम छोड़ दें, तमाम काम छोड़ दें, ये काम तमाम हंगामी बुनियाद पे करें ये काम जंगी बुनियाद पे आपको अब स्प्रे कराने पड़ेंगे। सेहत है, जान है तो जहान है। हम सेहतमंद होंगे तो टूटी हुई सड़कों पे चलेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बात ये है कि आप तो घर से ही नहीं निकल सकेंगे। देखें डेंगू और चिकनगुनिया, मैं भी परसों ही जिस मेरी बेगम के साथ अचानक शाम में ऑफिस गए से घर गया तो अब तेज़ बुखार, अब हम डॉक्टर के पास गए, तो देखा आप 2 दिन रुक जाएं, टेस्ट करा लिएगा, 2 दिन में अगर बुखार थम जाता है। लेकिन फिर उससे मैंने पूछा डेंगू में इतना ये क्यों मसला, चिकनगुनिया में मसला क्या है? वो कह रहे हैं आपके जॉइंट्स जो है ना, ये डेंगू जो है आपके जॉइंट्स को सुखाता है। अच्छा, ड्राइनेस होती है, कहते हैं लिक्विड का इस्तेमाल, लिक्विड का पानी, जूसेस और पानी का इस्तेमाल, जब डेंगू जो है ना आपके जॉइंट्स को ड्राई कर रहा है, जिसकी वजह से आप पेन फील करते हैं। और वो कह रहा है इसका 6 हफ्ते का दौरानिया है, आपकी
पेन का रिकवर होने का। 6 वीक्स लेगा, बुखार 3 दिन में आपको हाइक करेगा, उसके बाद वो नॉर्मल होना शुरू करेगा। हमारे पास कोई दवा नहीं है डेंगू की, कोई दवा नहीं है, वही पेन किलर्स, वही पैरासीटामोल, लाइट जी पैरासीटामोल देंगे आपको, वही जो आप खाते हैं नीले पत्ते की गोली, 2 पैराडोल आप कह लें, उसको खा लें। उसके साथ आपको वो हल्की कोई पेन किलर देगा जो वक्ती तौर पे 4 घंटे बाद दोबारा आपको वो दर्द की शिद्दत महसूस होगी। लेकिन उसने अपने टाइम से जाना है। उसका 3 दिन का दौरानिया है, हाइक जो स्पाइक करता है वो 3 दिन तक करेगा, उसके बाद वो ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो जाएगा। बुखार 101 102 तक जाता है। बात खैर सेहत पे वो जारी थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त आप जंगी बुनियाद पे, क्योंकि आगे जाके जब सर्दी, या तो तेज़ सर्दी चाहिए हमें या तेज़ गर्मी चाहिए। इस वक्त गर्मी तेज़ है, लेकिन ये इस वक्त वायरस फैल चुका है, इसकी अफजाइश नहीं हो रही है अब ये फैल चुका है। तो फैलने से क्या है कि अगर मुझे लगा है, और घर के अंदर जब भी आपने देखा हो कि डेंगू, और उनको नेट के अंदर हॉस्पिटल में भी नेट पहना देते हैं कि अगर दूसरा मच्छर काटे और फिर आपको काटे तो उससे वायरस, तब अभी तक इसकी भी रिसर्च नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पे ये किया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, इसके अंदर मज़ीद अफजाइश नहीं होगी। वायरस फैल चुका है जिसके ये केसेस आ रहे हैं, तो इस वक्त आप अगर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, स्प्रे करा लें शहर में। पहले होते रहे, क्योंकि मैं ऐसी बात नहीं कह रहा कि आपने नए स्प्रे मशीन ख़रीदनी होगी, नई गाड़ियाँ आएंगी, वो कहानी नहीं है। स्प्रे मशीन्स मौजूद हैं, गाड़ियाँ मौजूद हैं। हमने तो वो दौर भी देखा है कि मशीन बाइक पे रख के पूरे गलियों के अंदर घूमती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। सुजुकी या वो नहीं चाहिए मशीनें इनके पास, टाउन इंतज़ामिया के पास ऐसी मशीनें छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। छोटी मशीनें पतली पतली गलियों में बाइक्स पे हाथों में रख के भी घुमाई जा सकती हैं। ये ऐसा नहीं है कि इस शहर के अंदर ये मशीनरी या ये चीज़ मौजूद नहीं है। पर ये होता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त। अशरफ खान साहब, आप ज़िला सेंट्रल की ज़रा मुझे ज़िला वस्ती का बताएं कि वहाँ के केसेस भी आए काफ़ी, कुछ स्प्रे वगैरह आपने देखे? नहीं, वो पेपर वर्क में तो बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, पेपर वर्क में क्योंकि हम शायद, क्योंकि हम इस शहर में रहते हैं, हमारी आंखें नहीं हैं, क्योंकि आंखें उनकी हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं। कोई पेपर में जब लिख रहे होते हैं उनको शर्म नहीं आती है तो वो लिखें कराची में 7 अजला हैं, 7 अजला में मुझे बताएं कि कोई शहरियों से पूछें कि कहाँ उसने देखा है कि स्प्रे होते हुए। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें देखना होगा वायरल कैसे फैलता है, क्योंकि आप देखें कि जगह जगह गटर का पानी, गंदगी, कचरा वो जो पड़ा हुआ है, उसके बाद वो मक्खियाँ ये सब आके बैठती, तो वो डबल उसकी जो पावर है वायरल की वो डबल हो जाती है। गंदगी से बैठ के वो मक्खी मच्छर वो आते हैं। अब क्योंकि ये तो हवा में ही घूम रहे हैं ना, इस वक्त जो मच्छर की अफजाइश है, जैसे कि आज बोला, वो हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है कि सर्दी आ रही है। अभी तो हमें गर्मी लग रही है, लेकिन शाम को अगर हम रात ढले देखें तो आपका टेम्परेचर कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा हम देखें कि जो इंटरनेशनल जो कोविड का आया था, सर्दियों में ये इम्पैक्ट करता है, और ये भी उसी की एक नस्ल है, एक वायरल है। अब जब सर्दियां बढ़ेंगी तो इसका वायरल का और इम्पैक्ट बढ़ेगा। अभी हमें बचने के लिए क्या करना है कि हम खुद से घरों में जो है वो कॉइल वगैरह ये उसको वो रखें इस्तेमाल को, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट और सिंध को या मुतलका जो डीसीज़ हैं उनको फौरी तौर पर एक्शन करना चाहिए। दिखाने के लिए बस यूँ घुमा के ही नहीं, क्योंकि जो आपके जो, क्योंकि कराची अगर देखें कंक्रीट का जंगल है और साथ में कचरे हर जगह पे, तो जब आप वहाँ पे स्प्रे करेंगे जो उसमें मिट्टी का तेल होता है उसमें और दवा मिला के वो मारते हैं तो वाइट धुआं हो जाता है। हमारे ऑफिस में भी हुआ था। तो आप उसको सेफ साइड करें जहाँ भी करें, क्योंकि वो देखा होगा, मेरे घर के पास हम लोग प्राइवेट सोसाइटी में रहते हैं, वो जब भी करते हैं मैंने वो देखा, मैं उनको मना करता हूँ, लेकिन आप लोग बच्चे उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तो उसका भी ख्याल करना चाहिए जब स्प्रे हो रहा हो, क्योंकि उसमें दवा होती है, केमिकल भी होता है, फिर आपका मिट्टी का तेल होता है। इतनी तेज़ी से वो जो मशीन से स्प्रे कर रहे होते हैं तो वाइट धुआं आ रहा होता है, क्योंकि वो दवा के साथ उसको करे। तो वो समझ लें कि वो मच्छरों की जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए होता है। लेकिन जो आपका सवाल था कि हो रहा है, दिखाने के लिए हाथी के दांत हैं, जगह जगह पे वाइट दांत नज़र आते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो हाथी है, हाथी के दांत दिखाने के और हाथी कुछ और, वही वाला मामला है। अच्छा, ये चले, स्प्रे तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि भाई ठीक है, डेंगू तो अपनी जगह, मगर जो कचरा है, मैन होल्स खुले हुए हैं, गटर्स खुले हुए हैं, उससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। खुली तो वो लाइन भी है पानी की 2 दिन से, वो कब बंद होगी? ये वाटर बोर्ड क्या चाह रहा है? इतना पानी, मैं तो कराची वालों का तो बड़ा दिल दुख रहा था जब उन्होंने इतना पानी इतने प्रेशर के साथ ज़ाया होते हुए देखा। अभी वाटर बोर्ड कह रहा है कि 75% मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया, हो गया। आज हम उम्मीद करें कि ये मसला हो जाएगा जी, क्योंकि दिन रात काम कर रहे थे। और मैं भी जब आ रहा था तो रास्ते में पड़ता है, तो कल भी जब वापस जा रहा था तब भी देखा है दिन रात काम हो रहा है। क्योंकि समझना ये होगा, ये कराची की मेन सप्लाई लाइन है मुख्तलिफ इलाकों की।
समझ लें कि 3 सप्लाई लाइन, एक 84 इंच की 3 लाइनें जो कि आपकी कैंड्यूट से आती हैं, 66 इंच की ये 2 लाइनें जिसके ऊपर माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है रेड लाइन मंसूबा जो कि हम सुन रहे हैं 1.5 साल बंद रहा, अब दोबारा से फुल स्पीड से चल रहा है, जंपू जेट आ गया उसको बनाने के लिए तो वो चल रहा है। तो उसमें वहाँ पे जो ये 66 इंच की पाइपलाइन है उसके लिए अमेरिका से वॉल लाए गए हैं ताकि जी अमेरिका से 90 लाख रुपए का एक वॉल है, तो 2 वॉल लग रहे हैं ये। और उसके लिए कि ये मतलब जब से कराची में ये सब काम हुआ था पानी की, अंग्रेज़ों ने गलती से बना दिया था यहाँ पे, तो उसके बाद अब ये वॉल नए डल रहे हैं। वॉल का क्या होता है कि सिस्टम कंट्रोल पानी का करते हैं कि जो 66 इंच की पाइपलाइन है उसमें ये वॉल लगेगा, वो पानी को रोकेगा, फिर दूसरी जगह से खोलेंगे ये। तो इस इलाके कराची जो है 2 जगहों पर डिवाइडेड है, एक अपर कराची एक लोअर कराची। तो उसमें क्या है कि जो अपर कराची है और जो सेंट्रल नीचे लोअर है, तो वहाँ पे जो ये सप्लाई चेन को कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए वॉल को कैंड्यूट को इस्तेमाल करते हैं। कुछ 66 इंच का पाइपलाइन आपने देखा होगा कैसी, बहुत बड़ी पाइपलाइन। और सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे अगर आप देखा होगा तो एक तो वॉल चेंज हो रहे हैं, साथ में जो माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कराची का, 1.5 साल जो बन रहा, फिर मैं कह रहा हूँ 1.5 साल बन रहा, अब काम हो रहा है स्पीड से, और अभी 2 साल और चाहिए जी। और माशाल्लाह से इतना तेज काम अगर बीच में कोई हडल ना है, अगर कोई डॉलर ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर रोना धोना शुरू हो जाएंगे। पहले भी इसी वजह से जी डॉलर महंगा हो गया, ये हो गया। तो मेन ये है कि उसके अलावा जो काम हो रहा है, जो इंजीनियर्स नासा से आके काम कर रहे हैं उन्होंने डैमेज किया लाइन को। आपने देखा होगा पानी कैसे बह रहा है। कल वाटर बोर्ड का अमला तो सरापा एहतजाज था जब हम गए हैं, वो तो ये कह रहा था कि जब हमने रूट प्लान दिया है, हमने मार्क करके बताया है यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन है, तो सिर्फ इसी हफ्ते के अंदर ये 6ठा डैमेज है। मैं बताऊं आपको, यहाँ पे ये अयाज इस पे बताएंगे क्योंकि इनका ताल्लुक रहा है, इनके वालिद साहब जो है माशाल्लाह, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इनसे भी सीख रहा होता, क्योंकि इनको पता होता है जब कहीं काम करते हैं ना, मास्टर प्लान बनता है, हर इदारे आते हैं, वो पॉइंट आउट बताता है यहाँ सीवरेज की लाइन है, यहाँ पानी की लाइन है, यहाँ जहाज़ की लाइन है, यहाँ गैस की लाइन है, वो उस पर अमल दरामद होता नहीं, वो अयाज बताएंगे, वो अयाज साहब से पूछेंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात कर रहे थे ख़बरों के हवाले से, और जिस खबर पे मैं बात कर रहा था पिछले 3 दिन से उस खबर पे बात हो रही है, क्योंकि वो खबर अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए बातचीत भी उस पर जारी है। अयाज राना साहब से ये पूछना था, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अशरफ भाई से। राना साहब, ये क्या मामला है जब एक 26 किलोमीटर का ट्रैक है BRT रेड लाइन का, तो उस 26 किलोमीटर में सारी चीज़ें वाजे करके दे दी होंगी, PTCL वालों को भी बताया गया होगा, कि इलेक्ट्रिक वालों को भी बताया गया होगा, वाटर बोर्ड को भी बताया गया होगा कि भाई इस ट्रैक में ये चीज़ें आती हैं, ये बार बार लाइन क्यों डैमेज हो जाती है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये तो बिल्कुल एक अनपढ़ आदमी को भी बात समझनी चाहिए कि जो लाइन पानी की लाइन है वो सीधी चलती है। हाँ, सही। यूँ घूम के नहीं आएगी। अगर उसने डैमेज पीछे 2 किलोमीटर पीछे अगर उसने मेन लाइन है डैमेज की है, तो वो सीधी इधर ही 2 किलोमीटर सीधे, अगर वो वहाँ 40 फीट पे थी, यहाँ भी 40 फीट 40, चलो फिट नीचे, क्योंकि बहुत हमारे यहाँ पानी का सिस्टम जो है वो ग्रेविटी पे बहुत, कराची का बहुत सारा सिस्टम जो है वो ग्रेविटी पे चल रहा है, पंपिंग नहीं होती। वो जो पुराने दौर का ग्रेविटी सिस्टम, यानी कि जो ऊंचाई अभी हम बात कर रहे थे ना, कुछ एरिया ऊपर है कुछ नीचे, तो जहाँ इनको मिला है वो ग्रेविटी पे 24 घंटे की लाइनें चलती हैं हमारे यहाँ, यानी कि उसमें पंपिंग नहीं होती, सिर्फ वॉल खोलना है, पानी की इस तरह का उन्होंने निज़ाम फ्लो है कि प्रेशर से वो प्रेशर बन जाता है। तो अब हुआ ये है कि भाई वहाँ जो एक्सीलेटर चलाने वाला है ना मेरा भाई, वो आपने ज़रूर कभी भी जाएं, जो एक्सीलेटर चला रहा होगा ना, 5 मिनट खड़े होकर सिर्फ आप उसको देखें वो एक्सीलेटर चला कैसे रहे। कभी आप लोगों ने नोट किया ये बात, एक्सीलेटर चलाने वाला जो हमारा पख्तून भाई है वो किस तरीके से चला रहा हो, तो वो ऐसा लगता है अभी उड़ा देगा बाइक वाले को, इतनी स्पीड में घुमा के वो यूँ लाता है। अब वो मशीन है, अब उसको हम ये समझा रहे हैं भाई इधर, वो मारेगा उधर, मशीन का उसको कंट्रोल चीज़ें, बात ये होती है कि जो इंजीनियर्स खड़े हैं उनका काम, उनकी किसी जिम्मेदारी है। वो बेचारा अनपढ़ आदमी है, वो लिटरेट हो, वो उसका मशीन चलाने का एक्सपर्ट है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन वो उसको ये नहीं पता कि तालीम याफ्ता नहीं है, उसको ये बात उसके जहन में भी नहीं आई कि पीछे 1.5 किलोमीटर पहले मैंने यही लाइन यहाँ पे डैमेज की है और आगे आगे दोबारा डैमेज कर। अभी ये तो हम इसको रो रहे हैं, SSGC भी रो रही है। अच्छा, इसी पॉइंट पे SSGC की भी लाइनें 4 दफा डैमेज कर चुके हैं। ये तो चलो पानी है, वो तो खतरनाक बम है, गैस की लाइन मारना तो बम है। यहाँ तो चलता हुआ आदमी जो रुकेगा पहले वहीं खड़े होकर सिगरेट भी पी रहा होगा बाइक वाला, और वहीं फेंक देगा, और फिर वो जो धमाका होगा वो अल्लाह अल्लाह। और अभी तो हमारा जो अभी तो राना साहब 2 सवा 2 साल हमने इंतजार करना है बकौल सरकारी तारीख के।
सर वो तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, 2 को मल्टीप्लाई 2 से कर दें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का मतलब 4 हो गया, 2 का मतलब 4 हो गया। 4 हो गया, 2 और 2 4। ये तो कुछ अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही, पर एक अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई है और वो आप दोनों से ज़रा सा बताइएगा। वो अच्छी चीज़ डबल डेकर बस है। ये मतलब जो हम बाहर तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वैसे तो कराची में भी किसी ज़माने में चलती थी, अब दोबारा सिंध हुकूमत इस पर इनिशिएटिव ले रही है और शर्जील इनाम मेमन साहब जो सीनियर वज़ीर हैं सिंध के, वो कहते हैं कि 50 नई बसें ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया है। जी अशरफ साहब, रेड बस, पीपल्स बस, ऑरेंज, ब्लू, वो न जाने कौन कौन सा, इलेक्ट्रिक, चलें कोई भी फैसला हो रहा है क्योंकि कराची में आपको मतलब जो आबादी है ना, मर्दमशुमारी से मैं आता हूँ, 2 करोड़ की आबादी है। सही है। कल एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है जो मैंने दी, पूरी पढ़ी मैंने, तो मैं भी, उन्होंने कहा है कि मैं 2 है ना, एक गांव देहात है, एक शहरी है। शहरी आबादी का बोला है कि जो शहरी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, कंसर्न शो किया है। उस शहरी आबादी को बुनियादी सहूलियत नहीं है। वो कितने % है? 48%। कंसर्न है किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जब रिपोर्ट बनाता तो इट गोज़ फॉर अ सर्वे, और जो पाकिस्तान की पूरी रिपोर्ट थी लेकिन उसमें कराची भी था। अब आप कंसर्न देखें कि उसे कहा कि कच्ची आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। सालाना आपकी डिमांड है 3 लाख घरों की, बन कितने हैं? 1.25 लाख। ठीक है, तो शॉर्टफॉल हर महीने हो रहा है। अब इसके लिए क्या हो रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं? उसमें वो भी लिखा है कच्ची आबादी में जा रहे हैं। और उसके साथ अगर हम देखें जो आपको उन्होंने ये उसमें कहा है कि तेज़ी से शहरों में तरक्याती प्रोजेक्ट करने होंगे, सर्विसेज देनी, तेज़ी से करने होंगे। हाँ सॉरी, तेज़ी से उन्होंने गलती से लिख दिया, तेज़ी से। मगर जो यूटिलिटीज़ होती हैं, देखें हमारा आईन पाकिस्तान अगर हम पढ़ें, रोटी कपड़ा मकान जो पीपल्स पार्टी का नारा है, तो ये किसका काम है? यूटिलिटीज़ देना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम, बुनियादी हक। सर्विसेज देना, सिक्योरिटी देना, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है। अगर हम बाहर जाते हैं, एजुकेशन मसला भाई नहीं दे सकते, सेहत 1-2 हॉस्पिटल की तारीफ़ कर रहे हो, तो उसके अलावा आप देखें इतनी बड़ी आबादी को क्या सहूलत मैसर है। अगर आप बीमार हो जाए, खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल गए, तो मेरे हिसाब से घरों की चीज़ें बिक जाएंगी। सर जमा पूंजी, बिल्कुल ऐसा ही है, जमा पूंजी लग जाएगी। अब आप बाहर जाएं, मेरी दोनों सिस्टर बाहर है माशाल्लाह से, एक बहन मेरी डॉक्टर है और अभी मेरी सिस्टर बीमार हुई थी, तो जस्ट 1 कॉल पे 911 वहाँ कॉल है, आप कॉल करें वो आएंगे। आप यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, वो लेके जाएंगे सारी सर्विसेज और ठक ठक ठक। अब यहाँ पे तो आप अच्छा खुद ही ले गए आप? वो ले गए आपको, वहाँ पे एडमिट कर दिया, सारे टेस्ट हो रहे हैं। यहाँ ये नहीं कि आप खड़े हुए, हाँ भाई अयाज कौन, जी जी ये पर्ची ले लें, दवाई लिए। अब मैं किस हॉस्पिटल में खड़ा हूँ? सरकारी हॉस्पिटल। वो पर्ची ला के देंगे इतनी लंबी। एक फिल्म भी आई थी बहुत ज़बरदस्त इस पर, और मैंने बहुत गौर से देखी थी। वो पर्ची ला के देते हैं, वो मतलब आप सोचें एक मरीज़ है, आप उसको कितना इंजेक्शन लगाएंगे? क्योंकि मेरी बहन सिस्टर जो है मेरी बड़ी, वो डॉक्टर है, तो मैंने उनसे पूछा भाई मैं एक पूछ रहा हूँ कि एक इंजेक्शन कितने लग जाएंगे उसको? कह रहे हैं कि प्रोसेस होता है, कौन सी डोज वाला इंजेक्शन, ये थोड़ी के लगाते जो अब वो मेडिकल इनका देखे अयाज बहुत इस पर देख रहे होते हैं, इनके वालिद साहब बीमार थे, तो इतनी इंजेक्शन, इतने प्राइस सब लूटने के लिए। मगर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आप यहाँ पे जो चीज़ें देख रही हैं, कि जो मेरा ये कहना है कि जो भी गवर्नमेंट है मतलब का उसका काम है, ये सारे काम कोई भी काम हो, मगर वो क्या हो पा रहे हैं? जैसे आपने कहा तेज़ी से मंसूबे वाला जो पॉइंट आपने पकड़ा, लेकिन जो भी कोई अगर आप ला रहे हैं सर्विसेज का, बस ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं वो सीनियर वज़ीर भी हैं, उन्होंने देखा कराची को सबसे पहले हाईलाइट किया, बसेस लाए। मगर जो मैं आबादी के लिहाज से बता रहा था, 5000 बसें चाहिए साबरी साहब, हर हाल में चाहिए। और हमने जो लाए हैं उसके बाद एक रेड लाइन लाए हैं, उसको उसी पे ट्रैक पे चला देते हैं। 4 ट्रैक थे, बीच में चलती रहती, अभी चल रही है ना रेड बसें। अब ये प्रोजेक्ट रोक के इतनी बड़ी आबादी, जो 2 करोड़ की आबादी, मेरे हिसाब से 30 लाख बंदे पागल हुए हैं वहाँ से रोज़, क्योंकि जो जौहर हो गया, यूनिवर्सिटी रोड हो गया, सबसे बिजी 3 सड़कें, एक शारा फैसल है आपकी, एक आपकी यूनिवर्सिटी रोड है, एक नॉर्थ इस्लामाबाद वाली जो आपकी पूरी जा रही है नॉर्थ कराची से, वो जो टावर तक जो जा रही है। तो अगर आप प्लान करते हैं तो आपको बैठ के सोचना चाहिए कि कौन सी आबादी वाला है। शारा फैसल वाले पे कोई काम करेंगे तो कितने लोग इम्पैक्ट होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी रोड पे अगर कोई काम होगा कितने लोग इम्पैक्ट होंगे। आपने जाते हुए देखा होगा लोग बैठे हुए होते हैं, वो लिख रहे होते हैं कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, उनका ये होता है, वो डाटा देते हैं गवर्नमेंट को। ये
ये सरकारी लोग नहीं होते हैं, आप यकीन करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये देते हैं, हायर करते हैं, उनकी नज़र होती है यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं। ये स्टूडेंट्स होते हैं जो पीएचडी जिनके ये होते हैं, वो करना चाह रहे होते हैं या आगे बढ़ के जिनके ये जो थीसिस होते हैं, उनकी मेहरबानी है कि वो डेटा ये थीसिस वाले वो बच्चे बैठे हुए आप देखें, यंग लड़के आपको नजर आएंगे इसमें, अक्सर आपने देखा हो ये थीसिस हो रहे होते हैं या वो अपनी जो उसमें सबसे अहम किरदार हमारा जो यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है, कराची यूनिवर्सिटी, एनईडी का एक बहुत बड़ा किरदार है इंजीनियरिंग की, वो सबसे, चाहे उसके अंदर मैकेनिकल हो, टेक्निकल, तमाम चीज़ें वहीं से जो वहाँ का स्टूडेंट है वो आपको नज़र भी आते थे। अब काफ़ी कम हो गए, लेकिन पहले मैं अक्सर देखता था कि ये इसके ऊपर काम होता हुआ नजर आता है। यहाँ बताऊँ, मुराद अली शाह जो वजीर हैं हमारे, मतलब वज़ीर आला सिंध जो हैं, एनईडी के पढ़े हुए इंजीनियर, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। अब मेन ये है कि इतनी बड़ी मतलब उनको नॉलेज है और सब है, और उसके बाद मतलब जब भी मिले माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उनके पास है यहाँ सिंध की, और ये सारा, तो हम उनको बैठ के उनको भी सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है इशूज़, कौन से इदारे हैं जो मुतल्लिका जो काम नहीं करें। अगर प्राइवेट सेक्टर को भी दिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, तो इस वक्त अभी जो सीनियर वजीर पे फिर आता हूँ, वो जो कर रहे हैं काम, लेकिन जो बसेस आ रही हैं स्पीड बहुत स्लो है। इसको अगर हम देखें, जैसे इन्होंने जो इलेक्ट्रिक बसें लाए, ईवी बसेस जो लाए हैं, जो सबसे पहले पाकिस्तान में यहीं पे आई, सिंध में ही, और कराची में चली। अगर आप देखें तो मैं गया हूँ, जब उसका वो देखा, मैं बैठा भी हूँ उसमें ना, तो मरीज कैंट के वहाँ से वो चलती है और पूरा आती है, वो आप देखें ऐसी ज़बरदस्त एसी में, और वो लोग सोचते भी नहीं है। हमारे एक सीनियर रिपोर्टर हैं पॉलिटिकल, आजिज़ भाई, वो मेरे साथ रोज़ जाते हैं, शहर फैसल से बैठते हैं, अपने घर जाते हैं शाह फैसल, वही उसमें, मतलब आप सोचें बंदा अगर इतना थका आ रहा है वो काम नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ है इसमें, अभी वो बसेस देखें, रेड लाइन आपकी जो रेड बसेस चल रही हैं शाह फैसल पे जो हम देखते हैं, वो कामयाब है। उसके अंदर कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो खाली जा रही है। सर खाली तो जा ही नहीं सकती ना, उसके अंदर लोड आपका भरपूर लोड होता है, लोग बेचारे उस पर जेबें भी बड़ी, इतना रश है कि जेबें कटती हैं उसके अंदर, लोगों के मोबाइल भी जा रहे हैं, लोगों की जेबें कट रही हैं। ये भी एक शिकायत है कि उसमें हालांकि कैमरास भी लगे हुए चीज़ें। अच्छा, उस पर बर वक्त कार्रवाई भी हुई, इस तरह के जैसे वाक़यात हुए ना। लेकिन जो अशरफ भाई कह रहे हैं, अभी मैंने दिमाग बैठा हुआ सिर्फ ये सोच रहा था, जो ये यूनिवर्सिटी रोड है, आप कराची यूनिवर्सिटी से और आगे चले जाए, रोड का साइज चेक करें कि ये छोटा साइज था क्या। सिर्फ आपने एक काम करना था, अगर आपकी विल थी ना, आप वहाँ से इंक्रोचमेंट शुरू से ख़त्म करते और आखिर पीपल्स चुरंगी तक, कायदे आज़म के मज़ार तक ले आया। इस रोड को कायदे आज़म के मज़ार के बाद, और न्यू एमेजिना कह देते हैं, अगर आप कायदे आज़म के मज़ार के बाद कॉरिडोर भी लगता है आपका, कॉरिडोर 2 कहलाता है या 3 कहलाता है, वो भी इसके अंदर उसकी भी चौड़ाई चेक कर लें। तो आबादी को आप अगर वो जो रात को मछली वाले तख्त हटवा देते, जो सिविक सेंटर के बाद जो रात को मछली खाने लोग पहुंचते हैं, इंक्रोचमेंट को मैं तो कहता हूँ पत्नी किसकी बद्दुआ है कि पूरा शहर खुला होगा, वहाँ आए आप ट्रैफिक में रात को 12 बजे भी फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ इंक्रोचमेंट है। हालांकि वाकई अगर आपकी विल, आपको सब्जी मंडी वाला जिसको आप कहते हैं रोड, आपके बीच में एक नाला पड़ता था, आपने देखा बीच में एक नाला था, आपने उसको कवर करने के बाद लेफ्ट और राइट इंक्रोचमेंट खत्म करनी थी। इंक्रोचमेंट बड़ा मसला हमारे आप पास अगर आपने वो छोड़ के बीच में पूरा खोद के उसको सड़क छोटी करके, जो अभी एकदम बात सही है, अगर आपके पास विल होती, अब वो रोड का सिर्फ आप सोचें कि उसकी रोड की विड्थ कहाँ से, मैं कह रहा हूँ आपको पीपल्स चौरंगी से, और ख़त्म कहाँ करा रहा हूँ मैं आपको, सीधा रोड आखिर कहाँ जाता है, सफूरा पे, सफूरा 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर के अंदर रोड का साइज छोटा कहीं नहीं हो रहा। स्ट्रेट रोड है और चौड़ाई चेक करें, सिर्फ छोटा कहाँ होता है कि वहाँ पे कहीं ब्रिज आ गया या उसके साथ कोई आपका इंटरचेंज बना हुआ, 2 इंटरचेंज बने हुए उसके ऊपर, मेरे ख्याल से एक सफारी पार्क के पास है, एक आपका सिविक सेंटर के ऊपर। चले, अब तो दुआ यही है कि अब ये पाया तकमील तक पहुंचे, ताकि जो 4 साल में हमने उठाया 2x2 पे फायदा के वजह 2x2 पे भी बन जाए तो हम खुश नसीब होंगे, कि हम नसीब होंगे। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आते हैं, मजीद बातें करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, और एक ऐसी खबर कि जिस पे बड़ी गिरफ्त है हमारे रिपोर्टर्स की और हमारा बड़ा इंटरेस्ट है, वो बिजली के हवाले से होती है, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं नेपरा की। और नेपरा ने क्या किया जनाब, नेपरा ने किया है कि के इलेक्ट्रिक के 7 साला जनरेशन टैरिफ की मंजूरी दे दी है, और जनरेशन टैरिफ की मंजूरी टेक आर पे की बुनियादों पर देने का फ़ैसला हुआ है। टेक आर पे का मतलब बिजली इस्तेमाल हो ना हो,
कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ेगी, ज़रा 1 बाय 1 मुझे बताएं ये क्या मामला है? जी, नेपरा के लिए दरख्वास्त की थी के इलेक्ट्रिक ने, जो क्योंकि वो मल्टी ईयर टैरिफ होता है 7 साल का, जिसकी नेपरा ने दरख्वास्त जो है उस पर फैसला जारी किया है। जो बताऊं कि जो ऑफिशियल आया है नेपरा का के इलेक्ट्रिक जनरेशन टैरिफ की मंजूरी टेक और पे की बुनियादों पर किया गया है, यानी कि जो बिजली आप बनाओगे उसकी आपको पेमेंट मिलेगी। टेक एंड पे, अच्छा जी, मतलब कि ठीक है, जो आप दोगे उसकी पेमेंट ले लो। अब इसमें क्या है कि टेक और पे का मतलब ये बिजली इस्तेमाल हो ना हो, मतलब जो इसकी जो कैपेसिटी वाला जो है उसकी जो चार्जेस हैं, अगर हम फ़र्क क्या देखें कि 3 चीज़ों से बन रही है ना, डीजल से बनती है बिजली, गैस से बनती है आपकी, और फर्नेस ऑयल से बनती है। सबसे महंगी जो बिजली है फर्नेस ऑयल की है, और दरामदी LNG से कॉस्ट बढ़ी हुई है, और इसके साथ साथ जो डीजल से जाता है, डीजल आपको पता है बहुत सस्ता है, 250 रुपये लीटर, तो वो जब जाती है तो आपके जो पावर प्लांट है पुराने, एक तो बूढ़े भी हो गए हैं, और वो जो गैस जनरेशन है कुदरती गैस से देंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसकी मैं बताऊं कि जो यहाँ पे आया है, इन्होंने मांगा था कि डॉलर टर्म में आपका रेट और रिटर्न मुनाफे का, तो वो उन्होंने 14% मांगा था, नेपरा ने वो नहीं मंजूर किया है, 12% से नीचे लाएँ, क्योंकि बाकी भी आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान और उसके ऊपर जो पावर कंपनीज के ऊपर कर रही हैं, जो 5 के जो है उन्होंने वो बिल्कुल मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं, और मजीद 18 के उन्होंने कहा कि टेक ऑफ पे पे करेंगे, यानी जितनी बिजली बनाओ उसकी बिजली की पैसे ले लो। एक अच्छा फैसला हुआ। अब मगर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि पावर जनरेशन टैरिफ जो डीजल पे समझना होगा कि डीजल की कॉस्ट ज़्यादा है, तो इस वक्त 75 पैसे फी यूनिट पे पहुँच गई है, ठीक है, विदाउट टैक्स और ड्यूटी। इसमें जो माशाल्लाह से जो लाइन है ना टैक्स ड्यूटी की, वो शामिल नहीं है। 50 रुपये और कुछ पैसों पर, 50 रुपये 75 पैसे। फिर LNG पर जनरेशन जो है वो 20 रुपये 67 पैसे से बढ़कर 41 रुपये 75 पैसे फी यूनिट मंजूर की गई, करीबी हो गई है। ठीक है। फर्नेस ऑयल, अब फर्नेस ऑयल का लें तो इनका जो है वो, क्योंकि वो पावर प्लांट बहुत एमरजेंसी में चलता है, जब आप पीक आवर में चले जाते हैं गर्मियों में, और उसको जब तीसरा इनका जो है बिन कासिम 1 जो सबसे पुराना है, वो जब चलाते हैं तो तब फर्नेस ऑयल से कॉस्ट आती है। और गैस फी यूनिट जनरेशन टैरिफ जो है 6 रुपये 83 पैसे से बढ़ाकर 9 रुपये 62 पैसे कर दिए, काफ़ी इजाफा हो गया है। तो अब मगर हम देखें तो क्योंकि हम लेते हैं NTDC से भी 1000 मेगावाट, के इलेक्ट्रिक बनाती है अपनी जो पावर जनरेशन 1800, लेकिन इस वक्त 1500 बना रही, तो 2500 मेगावाट बना के इस शहर को बिजली दे रही है। तो उसमें जो 1000 मेगावाट आ रहा है तो वो बास्केट है, जिसमें आपका जैसे कि हम डैम से बिजली आती है, फिर विंड से आ रही है, फिर आपका टरबाइन से आ रही है, आपकी सोलर से आ रही है, वो सब मिक्स होने के बाद उसकी जो कॉस्टिंग है विदाउट टैक्स और ड्यूटी, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इनकी अच्छी खासी बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा है कि आवाम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका, 7 ईयर का जो है वो गवर्नमेंट जो उनके साथ उसकी जो पे जो होती है उसके टेक एंड पे के ऊपर ये मामला अब जो है वो देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब, अयाज राना साहब, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई और आज की हमने ताज़ा तरीन खबरों पर बात की। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन, और सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां से मुनक़ते हो गया था। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे अपने रिपोर्टर से, और कराची की जो ताज़ा ख़बरें थीं उस पर हम कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। और आपको पता है कि जैसे हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, तो इस ब्रेक के बाद एक नए सेगमेंट में हम दाखिल हुए हैं और कुछ नए लोगों से बात करेंगे, कुछ नई बातें करेंगे। आज का इस सेगमेंट का जो हमारा टॉपिक है वो है जनाब फैमिली सिस्टम, यानी कि जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली। ये 2 कैटेगरीज़ हो गई हैं, और कौन सी बेहतर है, किसके क्या मसाइल हैं, क्या पेचीदगियाँ हैं, क्या किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसा कि आपको पता है हमारे माशरे में बड़ा राइज है और एक अरसे दराज से राइज है। एक घर होता है, 2-3 माले होते हैं, 2-3 मंजिलें होती हैं उसकी, उस पर 2-3 फैमिलीज़ रह रही होती हैं। मगर जब आप वेस्ट की तरफ या दीगर मुल्कों की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, या आप कराची शहर की भी बात करें, तो यहाँ पर भी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है वो भी मुतारिफ़ है, और लोग कोशिश करते हैं कि वो अपनी जो इमीडिएट फैमिली है उसके साथ सेपरेट रहें। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर समर सुल्ताना साहिबा, कराची यूनिवर्सिटी से, खुशामदीद कहते हैं आपको, और प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा फरहाना अलीम साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, ये 2 इस्तिलाह हमने इस्तेमाल की। तो प्रोफेसर साहिबा ज़रा मुझे ये बताएं कि ये न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? बहुत शुक्रिया इस टॉपिक पे बात करने का, बड़ा कहना चाहिए अहम मौजू है, क्योंकि बहुत अरसे से शहर में न्यूक्लियर फैमिली का रिवाज पा गया है, क्योंकि शहर बहरहाल एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है
ज़रूरियात के हिसाब से लोगों ने जो है वो लिविंग ऑफ स्टाइल कहना चाहिए अडॉप्ट किया। बुनियादी तौर पे न्यूक्लियर फैमिली से मुराद हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे या 3 बच्चे या जो भी उनका वो है, उस हिसाब से वो रहते हैं। दूसरी, जहाँ तक मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की बात है, ये वो निज़ाम है जिसमें घर के बुज़ुर्ग जो बड़े हैं उनकी फैमिली इनकम सेम होती है और एक किचन होता है और एक किचन में सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। यकीनी तौर पे अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहिबा से भी, तो हर चीज़ के कुछ बेनिफिट्स हैं, हर चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसी तरीके से जो है वो यकीनी तौर पर कुछ एडवांटेजेस भी हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के हम देखें, और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ चीज़ें मौजूद हैं। तो ये न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है वो आजकल ज़्यादा, क्योंकि लोग ख़वातीन जॉब कर रही हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम अपनी सोसाइटी पर नज़र दौड़ाते हैं, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि कुछ चीज़ों के बेनिफिट्स भी होते हैं, कहीं कोई डिसएडवांटेज भी है। हमारा जो मौजूदा इस वक्त सोसाइटी है, इसमें क्या हमें न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो जॉइंट फैमिली सिस्टम को ही प्रेफर भी करते हैं और रह भी रहे हैं अरसे दराज से। अच्छा, इसमें प्रेफरेंस से ज़्यादा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम और इनफरादी ख़ानदानी निज़ाम दोनों को हम देखें, इंसान बुनियादी तौर पर हुर्रियत पसंद है, यानी कि वो इज्तिमाइयत के साथ अपनी इनफरादी हैसियत में भी रहना चाहता है। वो चाहता है कि 4 लोगों के साथ भी रहे और कभी वो तन्हाई भी चाहता है। और हर शख्स की अपनी जो है वो इनफरादी हैसियत है, उसकी सोच है, उसके ख़यालात हैं, वो ज़िंदगी गुजारने के बारे में नज़रियात हैं, वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर हम घर में देखें तो पूरी फैमिली के साथ रहने के बाद हमें अपने कमरे में आना होता है, इनफरादियत चाहिए होती है ना। एग्जैक्टली। तो अब उस सूरत हाल में इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे माशरे एवोल्यूशन की तरफ जाते हैं या तब्दीली की तरफ जाते हैं, उस हिसाब से कुछ तब्दीलियाँ आती है रहने के उसमें ख़राबी नहीं है। ख़राबी दरअसल ये है कि जब आप किसी की इनफरादियत को मसख़ करने की कोशिश करें, उसको अहमियत ना दें। क्योंकि अगर घर के बुज़ुर्ग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है, क्योंकि इस्लामिक अगर ओरिजिन से हम अगर देखें, उसको रिलेट करना चाहें तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन है। उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें बाकायदा हुक्म है कि आप हुजरा अलग कर दें। हुजरा अलग करने का मतलब ये है कि आप उनको रिस्पॉन्सिबल कर दें कि वो अपने कमाने धमाने और अपने जो भी फैमिली चलाने के लिए जो उन्होंने तरीक़ेकार अपनाना है वो उनका तरीक़ेकार होगा। तो उस हिसाब से वो गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं। उसमें इंसान सीखता है, लर्न करता है कि कैसे चीज़ों को वो करना है। लेकिन मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। आपकी सकाफ़त का ट्रांसफ़र होती है, बच्चे सीखते हैं, मिल के रहना सीखते हैं, एक डिसिप्लिन होता है लाइफ में, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अच्छा, चलें ज़रा मुझे प्रोफेसर समर सुल्ताना साहिबा कुछ सीधा चीज़ें तो बताएं कि फैमिली जो जॉइंट फैमिली है उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए, हम जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो हम जब आँख खोलते हैं या हमसे बड़ों ने आँख खोली या हमसे छोटे आँख खोल रहे हैं, अभी तक वो देख रहा है जॉइंट फैमिली सिस्टम। ठीक है। यानी एक माँ बाप, जॉइंट यहाँ से शुरू होता है कि एक माँ बाप और उसके बच्चे, अब उसमें बहन भी है, भाई भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है। तो इस तरह उन्हें सबसे पहले तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट आता है, रिस्पेक्ट करना आती है। अपने जो जिस दीन से भी जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो मज़हब को अपनाना आता है, मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आती है, हम आहंगी आती है, भाईचारगी आती है, सब चीज़ें आती हैं। ये वो है जो हमारा मजहबी और माशरती अंसर है। इकनॉमिकली भी इस पर इफ़ेक्ट आता है कि इकनॉमिकली 4-5 आमदनियाँ आ रही हैं तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो अच्छा सेटअप बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, तीसरी तरफ आता है हमारा इकनॉमिकली से भी हटकर एक आइडियोलॉजिकली आता है कि हम किस आइडियोलॉजी से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग होती है। और चौथी चीज़ आती है कि अगर हम किसी कबीले से रिवायत से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो रिवायात की भी बाउंडिंग्स आती हैं। ये तमाम चीज़ें हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही नज़र आती हैं, नज़र आ जाती हैं। अच्छा, अब जब हम इससे अलग हटकर अलग-अलग 4 भाई हैं, 4 भाइयों ने अलग-अलग फैमिली, लेकिन वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में उन्होंने सीखा है ट्रेडिशनली रहना, आइडियोलॉजिकली रहना, इकोनॉमिकली अपनी जो उन्होंने बजटिंग करनी सीखी है, इकोनॉमिकली उन्होंने खर्च करना सीखा है या नहीं करना सीखा, उसका इम्पेक्ट आता है उनकी इंडिविजुअल लाइफ पर भी आता है, या अपना जो सेपरेट लाइफ जब शुरू करते हैं उस पर आता है। तो हर चीज़ के बेनिफिट तो होते हैं और हर चीज़ के नुकसानात भी होते हैं।
असल मसला जो है हमारे यहाँ इस वक्त जो हम ज़हर बहस ला रहे हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को या इस मौजू को ही डिस्कस कर रहे हैं, उसके पीछे जो बेसिक आंसर है वो यूटिलिटी बिल्स हैं। अच्छा उसमें हाँ, बिलों ने हमारी इस सिस्टम को भी अब यूटिलिटी बिल्स आप देख लें किसी भी सोसाइटी में आपस में भाई भाई को कत्ल कर देता है बिजली के बिल आने पर। हाँ, ऐसा भी बिजली के बिल ना अदा करने पर। तो इस हद तक ये एक्सपेंसेस बढ़ गए कि कोई अकेला बर्डन उठा नहीं सकता। और होता ये है कि एक तकल्लुफ और रिस्पेक्ट जो पहले तो मतलब हमें याद है, मैं जिस फैमिली सिस्टम में रहता था, हमारे दादा थे और उनके नीचे उनके 4 बच्चे थे और सब उनके पास था सारा फाइनेंशियल सिस्टम और वो चलाते थे। अच्छा, उसमें भी ये भी होता है, अभी भी ऐसे हैं कि अच्छा, एक दादा कॉलर परदादा। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे यही अर्ज कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, बताएं कैसे हैं, क्या सवाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल का मैं यही कहूँगा कि देखिए डॉक्टर साहब ने बात की बड़ी अच्छी की। जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतरीन सिस्टम था, लेकिन अब वो खत्म होता जा रहा है। अच्छा, डेफिनेटली चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने जो अभी जो मैं गौर इंटरनेशनल मीडिया पे देखता हूँ तो दुनिया में जो अभी हमारे बड़े बड़े तरक्यात मुल्कों के अंदर जो फैमिली सिस्टम टूटने से उनके मसाइल पैदा हुए ना, वो बहुत हमें उनसे सीखना चाहिए। अच्छा, हम इसको फॉलो जरूर करते हैं, लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ जो फैमिली सिस्टम टूटने से हुआ, ये तो चले जॉइंट फैमिली की बात कर रहे हैं ना, अब तो फैमिलियां टूट रही हैं। अगर मियाँ बीवी भी एक दूसरे से इस तरह रह रहे हैं कि जल्दी तलाकी हो रही है, तो ये सिस्टम टूटना बड़ी खतरनाक है, लंबे शुक्रिया हमारे लिए। तो आप क्या आपका माशरती निजाम, तो आप क्या कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम सही है या न्यूक्लियर की तरफ जाना चाहिए? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं, कुछ वक्त के तफावत होते हैं। आज के दौर के अंदर ज्वाइंट फैमिली में रहना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर थिंकिंग चेंज हो गई। लेकिन मुश्किल है। लेकिन इस नए सवाल मेरा यही है कि हम अपने इस फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर इनका तजुर्बा है। मैं चाहता हूं कि हम इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसकी फैमिली को कायम रखना चाहते हैं। किस हद तक कर सकते हैं? अच्छा, हमारे पास आवाम नहीं सकता। जहाँ तक मैं इनका सवाल समझाऊँ ना, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि ठीक है, हम देख रहे हैं कि जैसे अभी आपने कहा कि ये यूटिलिटीज़ और फाइनेंशियल बर्डन इतना आ गया कि अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में परेशानी हो रही है कि मैं इतना क्यों दूं, वो इतना क्यों नहीं दे रहा है। मगर इसके एडवांटेजेस भी हैं, जैसे आप दोनों ने बताया। तो कायम कैसे रखें? फीस ज़माना कौन सी अमेंडमेंट्स करनी है हमने इसके अंदर? देखिए, इसका एक बुनियादी सा उसूल है कि इन प्रिंसिपल इंसाफ के तकाजे पूरे कीजिए। बेहतरीन कि आपने इकोनॉमिकली भी उसमें इंसाफ के तकाजे, अगर आपको जॉइंट सिस्टम रखना है। और जॉइंट सिस्टम की जो सबसे अहम बात होती है ना, वो ये कि आपकी जो फैमिलीज़ ग्रोइंग है, यानी जो आपने कुछ भी अपनी ट्रेडिशन बनाई है, अपने सेटअप बनाया है, अपना सिस्टम बनाया है, वो सीना बा सीना चलती हैं, नस्ल दर नस्ल, यानी बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा लेके चलता है उसका। बेटियों की भी जिम्मेदारी होती है, बेटियां भी अपने दूसरे घर में जाकर वही चीज़ों को लेकर चलती हैं जो माँ बाप से सीख कर जाती हैं। ऐसा ही है ना? तो अगर इंसाफ के तकाजे वो अपने यहाँ देखेंगी तो वहाँ भी जाके अप्लाई करेंगी, और इंसाफ के तकाजे घर में, जिस घर में मौजूद है वहाँ होंगे। तो अगर 4 भाई हैं, चारों में वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े पर जिम्मेदारी आ जाए, छोटे पर जिम्मेदारी ना आए। या अगर कोई एक ज्यादा कमा रहा है तो मतलब ये भी समझ लिया जाए कि भाई अब उसी की जिम्मेदारी है। अब नहीं, ये चीज़ भी गलत है, ये चीज़ भी गलत है। आपको उसको भी इस तरह एक फ़र्ज समझना चाहिए, और दूसरों को, और रिस्पेक्ट, इंसाफ और रिस्पेक्ट जहाँ होगी तो कोई वजह नहीं कि कम में भी अच्छा गुजारा होगा और अच्छे में तो फिर अच्छा होना ही है। अच्छा। और सबसे अहम चीज़ है कि किसी भी सिस्टम को बनाने और कायम रखने के लिए, कोई भी सिस्टम हो, चाहे आप अगर सेपरेट भी रह रहे हैं, उसके लिए भी एक सिस्टम ज़रूरी है। ये ना हो कि मियाँ ने उस तरह मुँह करके मोबाइल देखना शुरू कर दिया, बीवी ने इस तरह मुँह करके मोबाइल देखना शुरू कर दिया, और बच्चे अपने अपने कमरों में अलग मोबाइल देख रहे हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही सेपरेट हो जाएगा। हाँ, नहीं सेपरेट क्या, उनकी अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ है, यानी वो एक दीवार से दूसरी दीवार के दरमियान जो बैठे हुए हैं उनसे बात करना पसंद नहीं हो रही। पूरी दुनिया से ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ये चीज़ इंतहाई गलत है। हमारी सोसाइटी के टूटने की एक वजह ये भी है, ये मोबाइल है, टेक्नोलॉजी का हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए था। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि हम जब न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं ना, तो ठीक है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि एक हुजरा अलग होना चाहिए, यानी कि सेपरेशन होनी चाहिए ना। आप एक अगर घर में भी रह रहे हैं तो हम मंजिले फ्लोर्स बनाते हैं। तो जब हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चले जाते हैं
और एक इलाका भी तब्दील कर लेते हैं अपने आबाई घर से, या कुछ गलियों के फासले पे चले गए, तो क्या फासले बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाते? फिर ये शिकायत भी सुनने में आती है कि जनाब अब तो ईद बकरा ईद पे ही मुलाकात होती है और अब तो वो मोहब्बतें भी नहीं रही। सही। असल में फ़ासले, जैसे भी ये डॉक्टर साहिबा ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कि अभी टेक्नोलॉजी की वजह से तो फासले वैसे भी एक इंसान एक घर में अगर एक इंडिविजुअल इनफरादी फैमिली रह रही है उसमें भी फासला मौजूद है। चाहे जाए कि आप अपने उससे दूर चले जाएं, अपने होम जो आपका पेरेंट्स का घर है उससे भी दूर चले जाएं, तो उसके यकीनी तौर पर बहुत मुज़िर असरात हैं। इसलिए कि पहले एक चीज़ हमको बड़ी समझने की ज़रूरत है। मिन हैसुल माशरा अगर हम देखें तो हमारे पास बर्दाश्त की कमी आई है, वही चीज़ हर फैमिली यूनिट रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। वही बर्दाश्त की कमी जो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के ख़ात्मे का सबब बनी है। जैसे मैंने कहा कि इंसान की इनफरादी हैसियत को जो है वो, क्योंकि अब खातून के ऊपर भी माशी बोझ है, उसने भी घर से निकलना है, तो फिर वो एक बात रह नहीं जाती। फिर उसका लाइफ स्टाइल उस फैमिली का अलग होगा जहाँ पर खातून खाना भी काम करती हैं। जो घर में खातून खाना रहती हैं, फिर ज़ाहिर बात है उनका लाइफ स्टाइल अलग होगा। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे उसमें ये है कि फासले भी आ जाते हैं, फासले बढ़ भी जाते हैं, और पहले जो एक बच्चा पूरे ख़ानदान का बच्चा होता था, और इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि मैडम तायद करेंगी कि वो मोहल्ले का बच्चा होता था। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो आपके इसने भी डांट दिया, उसने भी रोक दिया, कोई बात हुई, घर का जो फादर फिगर है उसको बता दिया, तो एक क्लोजनेस मौजूद थी। आज अगर बच्चे को उनके चचा, फुप्पी, खाला कोई अगर ऐसे डांट दे या टोक दे तो बच्चे भी बुरा मान जाते हैं और पेरेंट्स भी बुरा मान जाते हैं। तो अब ऐसे में फासले तो हम तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारी जो पेरेंट्स बन रहे हैं, जो बन चुके हैं, जो उस एज में हैं, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है। अगर वो चाहते हैं कि माशरा उसी तरह पुरसुकून, बर्दाश्त और आपके सलूक वाला माशरा रहे, तो उनको आज सोचना पड़ेगा और आज करना पड़ेगा। और जहाँ तक ये तलाक़ वाली बात का इन साहब ने तस्करा किया, वही बर्दाश्त की कमी और एक फ़ेक लाइफ स्टाइल जो कि इस टेक्नोलॉजी की देन है कि जनाब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके लिए खातून खाना ने भी एफ़र्ट करनी है। लेकिन बिल आखिर सुकून आपको अपने घर वालों के साथ बैठ के, जो इन्जॉयमेंट आप अपनी घर के साथ लोगों के साथ बैठ के कर सकते हैं, वो आप कितने दिन दोस्तों के साथ करेंगे, या कितने दिन आप इंटरनेट, और एक लिमिट है उसकी भी। अब तो उसकी, हाँ, और मुख्तलिफ रिसर्चेज अब आ ही रही हैं, बहुत आ चुकी हैं इस हवाले से कि टेक्नोलॉजी के कितने मुज़िर असरात हैं ज़हनी, इंसानी जहन पर, इंसानी सेहत के ऊपर, उसकी अखलाकियात के ऊपर। इसलिए गाइडेंस ज़रूरी है, अक़ल की पासवानी ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी की मुखालफत नहीं है ये। ठीक है, बर्दाश्त की कमी जैसे मैंने कहा तो वो उस रिश्ते को भी ख़राब कर रही है जो मियाँ बीवी के दरमियान है। अच्छा, जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारे मसाइल और भी आते हैं जो अभी ख़वातीन की मैडम बात कर रही थी, तो ज़रा हम उस पहलू पर भी बात करेंगे। ख़वातीन की अपनी कुछ शिकायत होती है ना, पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आएंगे तो बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले हम जॉइंट फैमिली, मुश्तरका फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली जिसमें इनफरादी तौर पर अलग रह रहे होते हैं, उस हवाले से बात कर रहे थे। और प्रोफेसर डॉक्टर समर सुल्ताना साहिबा हमारे साथ थी, प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा फरहाना अलीमा साहिबा हमारे साथ थी, और इस वक्त हमें मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब ने ज्वाइन किया है। क्योंकि जब भी हम किसी भी निज़ाम की बात कर रहे होते हैं तो हम अपने मुआशरे के हवाले से उसे रिलेट करते हैं, और बतौर इस्लामी मुआशरा इसमें मज़हब हमें क्या सिखा रहा है और किस चीज़ की तरफ राग़िब करता है, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। मैं खुशामदीद कहता हूँ मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब को। हज़रत ये फ़रमाएँ कि हमने अभी जब बात की कि फ़ैमिली सिस्टम मुश्तरका हो या इनफरादी हो, उसके अपने फ़ायदे भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ नुकसानात भी नज़र आ जाते हैं, तो इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, किस तरफ लेके जाता है, वो क्या हमसे तकाज़ा करता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन रहन सहन से मुताल्लिक़ इस्लामी शरई तरीक़ा ये है कि हम जहाँ भी रहें तो वहाँ शरई तरीक़े के हिसाब से, हम पर्दे के हिसाब से रहें। और रही बात जो मौजूदा हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक ज़माने से सिलसिला चल रहा है, तो जाहिर सी बात है दो माँ बाप हैं, जब उन्होंने इतनी मुश्किलों से एक घर बनाया है अपने बच्चों के रहने के लिए,
ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। और ख़ासकर आज के ज़माने में सन 2024 में तो इतनी बड़ी नेमत है कि मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई नेमत नहीं होगी। अपना घर होना एक बहुत बड़ी नेमत है। और रही बात, देखें मसला यही होता है कि मुश्तरका तौर पे रहते हैं, इज्तिमाई तौर पे रहते हैं, इख्तिलाफ़ात भी होते हैं, फड्डे भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, फसादात भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन बुनियादी मकसद वो यही होता है कि भाई जिसका जो शरई हिस्सा है वो अपने हिसाब से रह रहा है। अब रही बात वालिदैन की, बहुत से अफराद ये भी कहते हैं यार जॉइंट फैमिली में इतनी पंचायतें हैं, मसले हैं, फड्डे हैं, फलाना है, अलग अलग आप हो जाएं। अच्छा, जो सकत रखता है तो वो रेंट पे चले जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। बाकी जो सकत नहीं रख सकते वो वालिदैन के ही घर में रह रहे होते हैं। अब मसला ये है कि जो वालिदैन के घर में रहे होते हैं तो कहते हैं यार ये तो माँ बाप के चंदे पे पल रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। भाई वो अपने शरई तकाज़े और शरई हिस्से के हिसाब से रह रहे हैं ना, भले से एक ही कमरा मिला हुआ उसमें रह रहे हैं ना, आपको तो कोई इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना किसी और को भी। अब वो कम कमाएं ज़्यादा कमाएं तो वो नसीब की बात है, रिस्क जिसके हक़ में जितना लिखा हुआ उतना ही क्या है। लेकिन मसला यहाँ ये है कि हमारे यहाँ जो ख़ासतर इसमें ख़वातीन का भी बड़ा अहम किरदार होता है, बीवियों का भी बड़ा किरदार होता है कि सारे दिन की सारी चापलूसियाँ, कान भराई करना, कहीं छत भराई होती है, कहीं कान भराई होती है, उससे फड्डे और ज़्यादा होते हैं। और फिर रही बात इतवार की, एक छुट्टी होती है तो वो छुट्टी सुकून के लिए होती है, लेकिन वो बर्बादी का सबब बन जाती है। तो हमारे यहाँ फैमिली में पंचायतें वो इस वजह से बढ़ती हैं जिसके सबब जो है वो फड्डे, गालम गलोच और ना जाने ये वो वाली शिकायत की बात तो नहीं कर रहे हैं कि वो तो कल खाना खाने गए थे, आप तो मुझे कहीं लेके नहीं जा रहे? वो ये सूरत हाल वो यही होती है। अच्छा, ये वो भी होती है। अच्छा, जो मिडिल क्लास के हैं वो तो फिर भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं, और हाई क्लास के हैं उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं निचले तबके की। सबसे ज़्यादा मसाइल जो हैं वो निचले तबके की हैं। अब जाहिर सी बात है 80 गज का मकान है, तो आप मुझे बताएं किस तरह लोग रहेंगे, और वो भी उसमें भी किस तरह है। अब ये सारी बुनियाद जो है ना, देखें शरई तकाज़ा ये बनता है, खलीफा वक्त जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था, उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था, मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था, तो उस वक्त जो है कफ़ालतदारी अगर किसी की सकत नहीं होती थी तो बैतुल माल से उसकी मदद की जाती थी। ये तो आज ये वही इस बात पर अप्लाई होता है कि अगर कोई शख्स बेरोज़गार है, मुसीबत ज़दा है, घरेलू नाचाकियों का शिकार है, तंगदस्त है, तो ये सारे मामलात जो हैं ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है। और अगर कोई बेरोज़गार है तो वो क्यों है, ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है, ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। आजकल उमूमी तौर पे ख़वातीन और बिलखुसूस नई जो बीवियाँ बनकर आती हैं, अगर शौहर की जॉब छूट जाती है तो वो उनको भी छोड़ के चले जाती हैं। ये कौन सा मुझे बताएं शरई कानूनी तकाज़ा है? तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि हमें अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, हमें ज़ाहिरी असबाब पे तवक्कुल है। यानी हम रिश्ता देखने से पहले, रिश्ता करने के बाद, बच्चे होने से पहले, बच्चे होने के बाद हर चीज़ में हमें दौलत चाहिए, हमें शोहरत चाहिए। तो ये सारी बुनियादें जो हम असल में दीन से दूर हैं हम, और जब हम दीन के करीब आएंगे तो हमें शुक्र होगी, अव्वलीन तरजीह तो नहीं सब्र है, होगी, बर्दाश्त होगी। जब हम दीन से दूर हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें मसाइल नहीं, अव्वलीन तरजीह तो नहीं है। दौलत पर एक ज़रूरी फैक्टर तो है ना, जब आपके मुआशी हालात, इस्लाम भी हमें मुआशी हालात बेहतर करने की तरफ तरजीह देता है। मामला तो हालात को बेहतर करने के लिए एक मर्द बेचारा धूप में, गर्मी में, वायरस में, धूल में, मट्टी में, कितनी मेहनत, जिसका जो भी काम है, चाहे किसी का ऑफिस का काम है, किसी की मजदूरी का काम है, लेकिन अच्छा, आप ये समझते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक तो ख़वातीन की अदम बर्दाश्त और दूसरा जो फाइनेंशियल इश्यूज है वो ज़्यादा मसले का सबब बन रहा है। मसले यूँ बनते हैं ना, असल के देखें ना, उसकी वजह यही होती है कि आपकी एक हदूद हो गई, एक कमरा हो गई। अब जाहिर सी बात है, अब उसको पूरे घर को साफ़ सुथरा रखना ख़वातीन की जिम्मेदारी होती है ना। अब हर कोई तो मासी नहीं रख सकता ना, जब आपके घर का बजट ही नहीं है तो मासी को कैसे देंगे? मासी का तो नहीं रख सकते। अब ज़रा मुझे ये भी बताएं मुफ्ती साहब के जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो खातून शिकायत कर रही है और कह रही है कि भाई मुझे यहाँ नहीं लेके गए, शॉपिंग पे नहीं लेके गए, तो वो खातून कहीं कहीं ये भी शिकायत करती है कि कुछ पर्दे के मसाइल भी सामने आ रहे होते हैं। उस हवाले से तो जो औरत की एक शिकायत है वो कहीं भी नहीं कर पाती, शायद बहुत सारे वाक़यात ऐसे दब कर रह जाते हैं। उस हवाले से क्या हुक्म है, क्या किया जा सकता है? देखिए, उसके हवाले से तो ये है कि बहुत ज़्यादा जब इस तरह की नचाकी हो जाए, पर्दे के मसले मसाइल भी हो जाएं और आपस में नहीं भी बने, चाहे वो यूटिलिटी बिल्स का, भाई हमने कम जलाया आपने ज़्यादा जलाया, आजकल ये फड्डे घरों में बहुत चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की तरफ से बिल नहीं बम बनकर आ रहे हैं, इसी तरह गैस के बिल नहीं, अब वो भी गैस के सिलेंडर आ रहे हैं घर में ऐसे आके फटते हैं और उसमें इतने एक्स्ट्रा चार्जेस आ रहे हैं। ये सारे फड्डों की अलामात हैं। ये पहले क्यों नहीं थी? आज से 25 साल 30 साल हम पीछे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें सस्ती थी।
एक घर होता था, एक बाप कमाता था, सारे बच्चे आराम से सुकून से खाते थे और किसी भी किस्म की। आजकल हमारे यहाँ नाशुक्री भी बहुत ज़्यादा पैदा हुई है। नाशुक्री क्या इसका फैक्टर है? सबब जो है हम ये समझते हैं कि रिस्क में बेबरकती हो गई, बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो हमें बहुत कम नज़र आ रहा होता है। हम बहुत ज़्यादा घूम रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग ज़्यादा घूम रहा होता है। अच्छा, आप फाइनेंशियल इश्यूज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सिमर सुल्ताना साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुझे ज़रा ये चीज़ आप समझाएं कि अगर जॉइंट फैमिली में भी कोई शख्स अपने पोर्शन में रह रहा है, उसका किचन अलग है और उसके सारे मामलात अलग हैं, उसके यूटिलिटीज़ के मीटर अलग हैं, तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर है या फिर वाकई उसको घर भी अलग करना पड़ेगा? देखिए बात यह है, ये सब काउंट होता है इस्तेताद पर। सही। ख़वातीन से सब शिकायत करते हैं कि ख़वातीन आके ये कर देती हैं, वो कर देती हैं। भाई जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी फैमिली की है, जहाँ वो लड़की को लेके आ रहा है, वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो रही है या नहीं? सही है। नंबर 1, हर चीज़ का एक उसूल है। देखिए कोई भी नज़्म आप बनाएं, उसके उसूल पहले बनते हैं। अगर आपको साथ रहना है तो उसका सबसे बड़ा उसूल ये है कि सब कुछ छोड़ दें, एक साथ खाना खाना शुरू कर दें। अच्छा। डिसिप्लिन हो के सुबह नाश्ता इतने बजे लगेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। मैस होता है ना, मैस आर्मी में, उसका मैस होता है कि सुबह 6 बजे लग जाता है, 7 बजे लग जाता है, 7:30 बजे ख़त्म हो जाएगा, 8 बजे ख़त्म हो जाएगा, 8:10 में किसी को नहीं मिलेगा। सही है। इसी तरह घर में एक, अगर आपका बुनियादी फार्मूला तय हो जाए कि आप खाना साथ खाएंगे तो बाकी सारी मामला सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जब आप किसी को अपने घर में शादी करके लेके आ रहे हैं लड़की को, तो आजकल एक और रिवाज है, शादी करने के लिए लड़की देखने जाएंगे, खूबसूरत भी चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, अच्छी जॉब वाली भी चाहिए और घर में मासी के ऐसे काम करने वाली भी चाहिए। वो अच्छा, सारी क्वालिटीज होनी सारी क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए। वही वाली बात आ जाती है ना मेरी रिस्पेक्ट वाली, हर चीज़ को देखना चाहिए। अब शिकायत तो सब करते हैं कि ये भाई आपका अपर चैम्बर खाली है क्या? आप क्यों इतनी सुन रहे हैं? अगर कोई बीवी कह रही है, आपने उन माँ बाप के साथ 25-30, बहन भाइयों के साथ 25-30 साल गुजारे हैं ना, तो अगर खुदा ना खास्ता, एक तो किसी औरत के पास इतना वक्त नहीं होता, शादी होने के बाद मियाँ को भी देखना है, बीवी को, बच्चों को भी देखना है और घरेलू जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, घरेलू जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। तो उस सूरत में उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश करे। अगर कर भी रही है तो आपके जो 25 साल या 30 साल उस घर में गुजरे हैं, तो 25-30 साल का जो तजर्बा है, आपको रहने सहने का सलीका है, उसमें एक ट्रेनिंग हुई है, वो कहाँ चली गई? उसे एक रात में चली गई, एक रात में चली गई? ऐसी बात नहीं है। हर कोई अपने अपनी जगह कसूरवार है। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना होता है तो जैसे मैडम ने कहा, टॉलरेंस ज़रूरी है, टॉलरेंस होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं ना, ख़वातीन क्या प्रीफर करती हैं, सेपरेट या जॉइंट? देखिए, अगर आप, मैं अपने पर रख के कहती हूँ, मैंने कभी जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं देखा सिवाय अपने माँ बाप के घर के। सही है। क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ थी, वो खुद उन्होंने हर बहू को अलग घर में लेकर आई। अच्छा। अलग घर में, यानी जब मैं रुखसत होकर गई तो मेरा घर पहले बनवाया गया। जब मैं रुखसत होकर गई तो मेरा मतलब उन्होंने कोई जहेज, उनके हमारे ससुराल में कोई रिवाज नहीं था जहेज लेने का, यानी एक चिंदी भी नहीं। जो मेरे कपड़े थे बस, उसके अलावा कुछ नहीं। पूरा फर्नीचर लगा हुआ है, छोटी छोटी बर्नियों में, मैं अभी बता भी रही थी इनको ये बात, छोटी छोटी बर्नियाँ, उन्होंने बिस्किट भी रखे हुए, चाय की पत्ती, चीनी। उस वक्त गैस नहीं आई थी तो मट्टी के तेल का चूल्हा, पूरा सिस्टम बना के दिया कि अगर मेरे पास कोई मेहमान आए तो मुझे परेशानी ना हो। बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, अब जब मैं जाती थी, मैं क्योंकि कराची में रहती थी, तो जब माँ जाती थी तो अपना घर खुद साफ करती थी। जाहिर है वो भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने घर की चाबी दे दी है, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है। मेरी जब जेठानी आती थी अपने घर में, तो वो अपना घर करती थी। इसी तरह पूरा सेटअप उनके घर में लगा हुआ था। तो मैंने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम देखा नहीं है, लेकिन अपने घरों में, यानी मैं अपनी माँ बाप के यहाँ रही इतने अरसे, एक भाभी भी हमारे साथ रही, लेकिन हमारी अम्मी ने भी यही तरीका इख्तियार किया। वो भी जब मेरे भाई की कोयटा में पोस्टिंग हो गई, वो चली गई, तो उन्होंने भी, मेरी अम्मी ने भी यही किया कि भाई घर लेते चले गए, भाइयों घर दिलवाया और रुखसत करके ले आई। तो हमने अपने तौर पर जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं देखा, लेकिन ऐसा भी मैंने देखा है कि किसी के यहाँ मैं गई हूँ और उनके यहाँ ऐसा जॉइंट फैमिली सिस्टम था कि उनके परदादा यानी हयात थे, बिल्कुल बुजुर्ग थे, और उनके दादा और वो 4-5 भाई, लेकिन उनके यहाँ डिसिप्लिन।
यानी पर दादा की कुर्सी ये है तो यही रहेगी। 8 बजे खाना होगा तो खाना होगा, दोपहर का 1 बजे खाना होगा तो खाना होगा। वो कहीं भी है घर का बंदा, उसने आना है, वो उसने खाना और वो कामयाब चल रहा था। बिल्कुल वो बेहतरीन, कामयाब चल रहा। अच्छा अब यूटिलिटी जब आ जाता है इसमें फाइनेंस, एक एस्पेक्ट जो बहुत अहम एस्पेक्ट है जिस पर डिस्कस होता है, फाइनेंस। अब फाइनेंस घर के बुजुर्ग की जिम्मेदारी है। उसमें वो क्या करता है या करती है, यानी अगर दादी है या दादा हैं तो वो सबका जो बेटे जो कमा रहे हैं उनका एक कंट्रीब्यूशन मुकर्रर है, वो उसके हाथ में दे देंगे। देन उसकी जिम्मेदारी आती है कि जो मामला है उनको तय करना, अफोर्डेबिलिटी है ना, जो भी जो तय जो उनकी करें। इस्तेताअत ये है। नहीं मालूम मुझे कि क्या था, वो जो भी वो तय करें, तो मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से वो लोग मैनेज करते हैं, लेकिन वहाँ उसका फ़ायदा ये होता है कि अब वो बुजुर्ग जिम्मेदार है। अच्छा, पहले ऐसा भी होता था इसलिए होता ही कि नहीं जो मामला। इंसान की जितनी अफोर्डेबिलिटी होती थी उस हिसाब से उस पर बर्डन उस घर का जो सरपरस्त है वो डाल देता था कि चलो वो खुद ही छोटा तय बिल करता तुम है। दे देना, बड़ा बिल ये दे देगा। ये भी एक सिस्टम है। बिल की बात नहीं होती है इसमें, उसमें उसमें बात overall ये होती है कि contribution, वो मैनेज वो मोहब्बत की करता है, भी क्योंकि बात होती है। सिस्टम की वो है। कि वो है जो विरासत के निज़ाम अल्लाह ताला ने दे दिया वो तो बहरहाल उसको हर सूरत में मानना चाहिए, कोई राय नहीं है। कोई भी अल्लाह ताला ने उसूल बता दिया उसको कबूल करना है, सबको मानना है, चाहे वो पर्दे का है उस पे चाहे हील विरासत हुज्जत का। नहीं है। हाँ। लेकिन ख़ानदानी निज़ाम चाहे जॉइंट हो या सेपरेट, अच्छा, ख़ानदान बनाने के लिए निज़ाम ज़रूरी है। वाह, ये बड़ा ज़बरदस्त जुमला है। निज़ाम होगा और निज़ाम के लिए उसूल और ज़वाबित की फॉलोइंग ज़रूरी है। उसूल और जवाबित बनाने पड़ेंगे। उसूल और ज़वाबित की फॉलोइंग, ज़वाबित तो बना लेते हैं, अच्छा, लेकिन पता लगा बड़े के लिए नहीं है, छोटे के लिए है, तो सबकी फॉलोइंग इक्वल होना चाहिए। तो कोई चाहे आप सेपरेट रहें, क्योंकि जब सेपरेट रहेंगे वो भी तो खानदान बन जाएगा ना। जब 2 बच्चे 3 बच्चे वो खानदान बन गया ना, चाहे वो लड़की है लड़का, तो उसमें भी डिसिप्लिन होना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त आपकी तरफ से मैसेज आया। और प्रोफेसर सैयदा फरहाना अलीमा साहिबा क्या कहेंगी आप? जी, मेरा इंस्टांस ये है कि वक्त जिस तेज़ी के साथ बदल रहा है, उस बदलते हुए वक्त के तकाज़ों को सामने रखते हुए किसी एक को एक्सेप्ट और किसी एक को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा। इट डिपेंड्स कि किसको क्या चीज़ सूट करती है। जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दी कि डिफरेंट पोर्शंस है और उनकी अपनी अपनी यूटिलिटी लाइबिलिटीज़ है, वो कर रहे हैं, तो ये भी एक मुनासिब तरीक़ा है जो उस फैमिली के हिसाब से अगर उनको लगा। अगेन जैसे मैडम ने कहा कि नज़्म ज़ब्त हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, उसूल व ज़वाबित ज़रूरी हैं। हर आदमी को अपना किरदार निभाने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे घर के बुजुर्ग हों, समटाइम्स उसमें भी मुझे लगता है कि वो ओवरलुक हो जाते हैं, वो नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। जो भी आपके कंट्रीब्यूशन है, अब वो ये सारी चीज़ों पे चूँकि बात हो चुकी है, लेकिन बात यह है कि अगर ये चीज़ तय कर ली जाए कि हमें ख़ानदान की सूरत में रहना है या अगर हमें एक सेपरेट लेकिन एक ख़ानदान की सूरत में रहना है, ज़रूरी इसलिए ख़ानदान जो है एक यूनिट जो है वो पूरे माशरे की असास है, बुनियादी चीज़ है, उससे मिलकर पूरा माशरा बनता है। तो उसके ऊपर ज़माने के बदलते हुए जो मदारिज है वो असरअंदाज हो रहे हैं, उस बात को भी समझने की ज़रूरत है। और जो नए आने वाले जिन्होंने आगे ज़िंदगी स्टार्ट करनी है तो उनके लिए भी ख्वाहिशात और उनको भी गुंजाइश होनी चाहिए। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे लगता है कि होनी चाहिए, मतलब एक नरमी होनी चाहिए कि आप उसी जो सिस्टम चल रहा है उसी हवाले से मोल्ड भी हो सके। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक था और बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मेहमानों का कि आज एक अहम मौजू पर आपने बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू की। जनाब, निज़ाम चाहे ख़ानदानी मुश्तरका निज़ाम हो या इनफरादी निज़ाम हो, अगर उसके अंदर आप इंसाफ के और इज़्ज़त व एहतराम के तकाज़े पूरे करेंगे तो यकीनी तौर पर वो कामयाब होगा। आप अपने मामलात को देखते हुए, अपने इर्द गिर्द के मामलात को देखते हुए इसका फ़ैसला खुद कर सकते हैं कि कौन सा फ़ैसला आपके हक़ में बेहतर होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ चले गए तो आप अब जॉइंट फैमिली सिस्टम को बुरा कहना शुरू कर दें, और अगर आप जॉइंट में रह रहे हैं तो आप न्यूक्लियर का बुरा कहना शुरू कर दें। दोनों की अपनी अपनी अहमियत हैं जो वक्त के साथ सामने भी आती रहती हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मेहमानों का, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट और कुछ नए मेहमानों के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, नए सेगमेंट में आपको खुशामदीद है। और नया सेगमेंट जो है वो हमने रखा है आपके लिए और मेरे लिए भी है। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त गर्दो गुबार की और उस गर्दो गुबार से उठने वाले उन तमाम तर मसाइल की जिसने हर कराची वाले को परेशान कर रखा है। कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, किसी के जनाब सर में दर्द है, कोई बुखार में मुब्तला है, और इन सब के लिए क्या करें? बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारी दवाइयाँ ख़रीदनी पड़ती हैं, डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है, बड़ा वक्त निकालना पड़ता है, ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ती है। मगर कुछ ऐसे भी
हमारे पास रेमेडीज़ होती हैं, कुछ ऐसे भी अगर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पर हम तवज्जो दें तो इन मसाइल से हम बच सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ सैयद आसिम अली साहब की, हर्बलिस्ट हैं, और हकीम रज़ा इलाही साहब की। आप दोनों अहबाब जो है वो तिब्बी माहिरीन हैं और हमें बताएं सर क्या करें। आसिम साहब, इतना गले में रेशा खांस रहे हैं और ये जो बाहर डस्ट है, मास्क लगाएं तो मुश्किल, ना लगाएं तो मुश्किल। देखें, डस्ट एलर्जी जो है ना, ये असल में आपका जो इम्यून सिस्टम होता है इसको एक रिस्पांस होता है। अच्छा। ठीक है, ये एलर्जिक रिस्पांस जो होता है, अब डस्ट के पार्टिकल्स खाली डस्ट ही नहीं होते, मट्टी नहीं होती, और आपको मट्टी से एलर्जी नहीं हो रही। एक्चुअल में उस मट्टी के साथ जो माइट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्चुअल में वो जो है वो कॉज कर रहे होते हैं एलर्जी। उसके अपोजिट जो है वो आपका जो सिस्टम होता है, जो आपका मैकेनिज़्म होता है, जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो असल में एक रिस्पांस जनरेट करता है, जस्ट लाइक एक, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, इसके खिलाफ वो जैसे एक मास्क बनाते हैं ना, जस्ट लाइक, जी जी जी, ऐसे ही वो इसको भी जो है वो ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि ये भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है तो ये छींक मारकर हम उसका ऐलान करते हैं कि जनाब वो तबले जंग बजा दिया। तो इसमें क्या होता है कि वो आपकी बॉडी को के अंदर जो दाखिल होने वाली ये पार्टिकल्स होते हैं, उनको जस्ट एज ए फॉरेन पार्टिकल ट्रीट कर रहे होते हैं, और उसके खिलाफ एक मुज़ाहमती जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, और उसके खिलाफ एक फिर वो आपका जो मैकेनिज्म सिस्टम होता है वो उसके हिसाब से कुछ सिम्टम्स जनरेट करता है। ठीक है, जैसे आपको प्यास लगे तो आपको प्यास लगती है तो आप पानी पी लेते हैं, ऐसे ही अगर बॉडी के अंदर कोई चीज़ आपके जिस्म के अंदर जा रहा है, तो अगर आपको पानी पीते हुए सांस की नाली में चला जाए तो क्या होता है, फौरन से आपको जो है वो खांसी का एक धक्का लग जाएगा। ठीक है, ये भी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म था जो कि आपकी बॉडी ने किया। ऐसे ही अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आपके नाक के जरिए दाखिल हो रहा है तो क्या होगा, आपको छींक आएगी, छींक आ जाएगी। तो ये भी इसी तरीके से हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, गले में क्योंकि वो आपके जाके गले में जाके वो एक जगह पे अपने बंच बनाते हैं, अपनी जगह पे एक तरीके से वो साजगार माहौल उन्हें वहाँ मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो वहाँ पर जब उनको एक मॉइस्चर कंटेंट मिलता है और वहाँ पर एक साजगार माहौल तो मिलता है, तो वहाँ पे ग्रो अप करते हैं। अब ये जो कॉलोनीज बन रही होती है ना, बैक्टीरियल कॉलोनीज बन रही होती हैं, तो इसको निकालने के लिए बार बार आपका जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, खराश पैदा करता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि गले के पास मॉइस्चर मिलता है इसलिए वहाँ पर अड्डा बना लेते हैं वो बैक्टीरिया, तभी ये बार बार हमारा गला खराब हो रहा है। इसकी वजह से आपका जो है वो गला ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ। अब इसका मुझे हल तो बताएं, मेरा गला भी खराब है, क्या किया जाए, क्या कौन सा कहवा पिया जाए, कौन सी दवा ली जाए? बिल्कुल बताते हैं। देखें, इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप शहद का इस्तेमाल करें। अच्छा, ठीक है, क्योंकि शहद में बेहतरीन शिफा है। ठीक है, आप शहद का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, एक गिलास पानी ले लीजिए, सादा पानी ले लें, उसको नीम गर्म पानी भी ले सकते हैं, उसमें 1 चमचा जो है वो शहद हल कर लें। ये हमारी एलर्जीज के लिए भी है, हमारे गले खराब के लिए भी। अभी जो सीजन चल रहा है ये पॉलन एलर्जी का है। अच्छा। इसमें पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है पॉलन ग्रेन की वजह से भी ज़्यादा एलर्जी हो रही होती है। तो शहद जो होता है वो पॉलन एलर्जी में भी काम करता है, डस्ट एलर्जी में, माइट्स के अगेंस्ट भी काम कर रहा होता है, दोनों में काम करेगा। तो शहद का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अदरक का कहवा बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं 1 बाय 1 आ जाता हूँ। हमने 1 चमचा या 2 चमचे शहद ले लिया, ठीक है, उसके अंदर 1 चमचा शहद 1 गिलास या 1 कप गर्म पानी में आपने हल कर लिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप शहद के साथ अगर आप अदरक लेना चाहते हैं तो अदरक को कट कर लें बारीक से। ठीक है, अदरक चबाकर उसके साथ साथ वो आप कहवा पी लें। अच्छा जी, जैसे ये तरीका बेहतर है। गुड़ की जगह आपने अदरक बता दिया। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अदरक का कहवा बनाएं, पहले उसको बॉयल कर लें और उसके अंदर भी शहद शामिल करें और उसको फिर थोड़ा सा जो है वो गरम ये हम रोज़ पी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रोज़ पी सकते हैं। चलें, ये तो बड़ी अच्छी रेमेडी है। मुझे रज़ा इलाही साहब ये बताएं कि जब एलर्जीज़ होती हैं, गला ख़राब और छींकें, ये तो सबसे पहले हमें नज़र आता है, मगर जब ये सही भी हो रहा था, जब हम एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे होते हैं, मैं ये देखता हूँ बसा औकात जो उसका आखिर है ना, वो सीना खराबी पर आके रुक जाता है। खांसी भी सही हो जाती है, नज़ला भी सही हो जाता है, मगर सीना वो भरा हुआ होता है और चल रहा होता है। उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, जिस तरह सैयद आसिम साहब बता रहे हैं, असल में यूँ होता है कि नज़ला गिरता है। नज़ले के माने नज़ूल के, यानी गिरने वाला। अच्छा, अब आप सो रहे हैं लेकिन रकीक बलगम जो है वो आपके लंग्स में जा रहा है। सही। अच्छा, जब आप सुबह उठते हैं, खांसने की कोशिश करते हैं निकालने की, तो वो निकलता नहीं है, सीने में एक जकड़न सी महसूस होती है।
अच्छा, वो बलगम का इखराज तब होगा जब वो बंध जाएगा। तो जैसे इन्होंने फरमाया कि अदरक और शहद अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो वो बलगम पक के निकल जाता है। उसमें आपका जो ENT निज़ाम है वो भी मुतहर्रिक हो जाता है, यानी जो आपका छींकने का और खांसने का जो सिस्टम है वो बेहतर होगा, निज़ाम तनफ़ुस अच्छा होगा, वो अपनी मुदाफ़त भरपूर तरीके से दिखाएगा और अंदर जो भी चीज़ है वो जाले नुमा वो निकल जाएगी। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा ये कि कुछ लोगों का मिजाज ही बलगमी है, यानी कि उनकी बीमारी शुरू ही थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ या देर से सो गए, नींद पूरी नहीं की, देर तक सोए रहे, देर से उठे, पता चल रहा जी सुबह ठीक थे शाम को नज़ला हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका मिजाज बलगमी होता है। अच्छा, थोड़ी सी हवा जो है वो रुख चेंज किया, डस्ट एलर्जी हो गई, नाक में खारिश होना शुरू हो गई। बचपन से ये मिजाज, ये फिर बिल्ट इन होता है उनका। हाँ, बचपन से ये शुरू होता है मिजाज। बाज़ लोगों को पेट से मर्ज शुरू होता है, बाज़ लोगों को खांसी से, नज़ले ज़ुकाम से शुरू होता है। अच्छा, इसमें जो मसला है, मुद्दा है, वो ये है कि अमूमन एंटी एलर्जिक सिरप, एंटी एलर्जिक मेडिसन, इस तरह की मेडिसन जिनके खाने से सुस्ती वाक़या होती है, यानी अगर आपने खाई गनूदगी की कैफियत रहेगी, थोड़ी सी नींद आएगी, तबीयत सुस्त हो जाएगी और वो नज़ले का जो मसला है वो रुक जाएगा, लेकिन ये वक्ती हल है। तो इसके लिए तिब में जो हम देते हैं घर में आप बना सकते हैं, जिसमें आप खसखास ले लेंगे 1 चम्मच और आप छोटा चम्मच चाय वाला, और इसमें हल्दी डालेंगे हम 1/4 चम्मच, इसमें हम सौंफ डालेंगे आधी चम्मच, मुलट्ठी है तो वो डाल देंगे हम इसमें आधी चम्मच। अरे वाह। इसको आप पकाएंगे 1 कप पानी में, जब आधा कप रह जाए आप इसे छान के पी लें। छान के आप पिए, बच्चों को मीठा करके दे दें, बड़े वैसे पी लें। अब बलगम रकीक है या वो गाढ़ा है या सांस में सोते वक्त सीटी की आवाज़ आ रही है, नज़ला बार बार गिर रहा है, तो ये इंशाल्लाह ताला इससे ठीक हो जाए। ये हम रोज़ाना की बुनियाद पे कर सकते हैं? रोज़ाना की बुनियाद पे या मौसम की तब्दीली अच्छा। जब वाक़ा हो या कुछ आपने खाने में रायता, चटनियाँ ज़्यादा ही केचप वेचप खा लिए हैं, पता चल जाता है ना, लग गया पता आपको कि हाँ कर दिए गड़बड़। हाँ, थोड़ा जो है वो वाइब्रेट होना शुरू हो गया, थोड़ा आंखों से पानी और कानों से साए की आवाज़ें आना शुरू हो गई, तो समझें कि 1-2 छींके आने के बाद। एक सवाल बार बार आ रहा है मेरे पास, वो हर शख्स का, कराची वाले का सवाल है। मोटरसाइकिल चलाते हैं सब नौजवान और डस्ट उड़ती है और वो जब ऑफिस पहुंचते हैं तो वो अगर ब्लैक शर्ट पहन कर आए तो वो वाइट हो जाती है। ठीक है, वो डस्ट जब हम इनहेल करेंगे हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। अब वो डस्ट भी है, उसको भी हम नहीं रोक पा रहे हैं, उसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? क्या घर से कोई ऐसी ड्रिंक पी के निकलें या ऑफिस आने के बाद, क्योंकि एकदम तो नहीं होता होगा, अगर डस्ट मुझे अभी इनहेल हुई है तो फौरन तो रिएक्शन नहीं आएगा। आसिम साहब देखिए, सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे बेहतरीन जो पुराने लोग इस्तेमाल करते थे वो गुड़ है। गुड़ है, रात को सोते टाइम थोड़ा सा गुड़ खा लें, अपने पास रखें एक छोटी नहीं, सोते वक्त लें। अच्छा। सोते वक्त जब आप गुड़ लेते हैं तो वो जितना भी कार्बन जो है आपके अंदर, एक तो वो उसको ख़त्म कर देगा, ज़बरदस्त, जो आपने इनहेल किया है, ठीक है, और वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि उससे निज़ाम हज़म भी आपका अच्छा रहेगा। हाँ, ये चीज़ें ठीक रहेंगी। दूसरा ये कि देखिए, कोरोना के बाद से बहुत बड़ा काम हुआ है इस कॉज पे, क्योंकि कोरोना, वो भी एलर्जी, ये बच्चे उसी फैमिली से ना, वो इनका बड़ा था, है ना, ऐसा ही है, ताज लगा हुआ था ना, हाँ, वो इनसे ज़रा बड़ा था। असल में कोरोना के बाद से जितनी रिसर्च हुई उसमें फोर्स किया गया है लोगों को कि विटामिन C सोर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, अपना आसिम भाई ने जैसे कहा कि इम्यूनिटी जो है आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी जल्दी जो है वो बैक्टीरिया आप पे असरअंदाज नहीं होगा, अगर होगा तो वो उसको किल कर देगा, ख़त्म कर देगी, आपकी इम्यूनिटी उसे ख़त्म कर देगी। तो अब करना हमने ये है कि विटामिन C सोर्स में जो WHO की रिसर्च थी, जो कोरोना के ऊपर होने वाला काम था, उसमें पता चला नेचुरल सोर्स कौन सी हैं जिसमें हमें विटामिन C मिले। तो उसमें पता चला एक तो अमरूद है जो सबसे अच्छी सोर्स है। पुरानी में थी ना, लीमू में विटामिन C है, इमली में विटामिन C, सारी कैंसिल कर दी उन्होंने। एक तो लीमू में, दूसरा शिमला मिर्च में, अमरूद में और शिमला मिर्च में। अगर आप खाने में ये चीज़ें सीजनल रखते हैं, जैसे सीजन में आती हैं आप रखते हैं, तो इनका असर जो है जैसे वो बड़े अरसे तक रहता है। अच्छा। साल भर असर रहता है इनका। अच्छा। हाँ, जैसे आजकल देखें अनार है, अनार अब सर्दियां जब आएंगी तो अनार भरपूर होगा, अनार भी ठंडा है और सर्दी भी है, लेकिन हम अनार खाएंगे अगर सर्दियों में तो उसका असर हमें गर्मियों में मिलेगा। क्या बात, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग जो होगी वो गर्मियों में होगी। तो हम मैं लोगों के लिए आसानी के लिए मैं बता देता हूँ
कि जो चीज़ें आप घर पे बआसानी बना के एक जुशांदी टाइप की घर में रख सकते हैं, उसमें आपने लेनी है हल्दी 30 ग्राम ले लें, मुलट्ठी 30 ग्राम ले लें, सौंफ 30 ग्राम ले लें, खसखस 50 ग्राम ले लें। इनको मोटा मोटा पीस के एक जार में रख लें। बच्चों को हो रहा है 1 टीस्पून ली, 1 कप पानी में बॉयल की, थोड़ा सा मीठा मिलाया, शहद मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, शहद मिल जाए तो ठीक है, वरना शायद तो मिलते ही है। एक शहद होता है, एक शायद होता है। शायद ना हो, शहद हो। अगर शहद मिल जाता है तो 1 चम्मच मिला के और अगर वो सही वाला मिल जाए तो वो तो बजाते खुद ही काफी होता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर शायद ही मिल रहा हो, है ना, ऐसा ही है। हाँ, तो फिर आप उसमें गुड़ या चीनी मिला चले के ये तो अच्छा, वो ये हम एक जार में बना के रख लें। ये बेहतरीन है आपका गले का निज़ाम। गले के बच्चों में अमूमन खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ऐसी कैफियत होती रहती हैं, ख़ुसूसन हामला ख़वातीन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनके लिए ये मसला बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के दौरान खांसी का होना बड़ा जो है वो ख़तरनाक तकलीफ़ दे होता है। तो अगर वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए भी सेफ़ है, महफूज है। बहुत ज़बरदस्त मशवरा और बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी। आसिम साहब, मुझे ये बताएं कि कुछ लोग बार बार ये शिकायत करते हैं कि नज़ला, जैसा उन्होंने बताया, है ही नुज़ूल से गिर रहा है। बज़ाहिर तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छींक देते हैं, नज़ला बह जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे गले में जा रहा है, तो वो गले में कहाँ जा रहा होता है और उसके लिए फिर क्या करें? देखें, अगर नज़ला गले में गिर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके मैदे का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब कर देगा। फिर आपको पेट का भी मसला हो जाएगा। पेट का निज़ाम जो है वो आपका डिस्टर्ब होगा, आपको जो है वो गैसेस ज़्यादा बनेंगी, क्योंकि ये फ्लैगमेट असल में ना बेलगम जो होता है, बलगम जिसको हम कहते हैं, ये आपके मैदे के निज़ाम को सुस्त कर देता है, कमज़ोर कर देता है। इसमें क्या होगा, फिर गैसेस ज़्यादा बन रही हैं, फिर जो है वो हाजमा आपका ख़राब हो रहा है, फिर आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन के मसाइल आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर आपको साथ में परेशान करेंगी। तो उसमें ये है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो ना, तो उसमें मरीज़ को चाहिए कि वो जायफल का इस्तेमाल करे। अगर उसको जो है वो नज़ला जो है वो बलगम की तरीके से जो है वो गले में गिर रहा हो, तो उसको जायफल इस्तेमाल करना चाहिए। जायफल अच्छा, जायफल जो है वो बहुत मामूली मिकदार में इस्तेमाल करनी होती है। अच्छा। जायफल को किसी, जैसे पुराने वक्तों में वो सिलबट्टे होते थे, तो वो अगर किसी पत्थर के ऊपर उसको रगड़ कर 1 चुटकी बराबर जायफल जो है वो चटा दें और ऊपर से थोड़ा सा पानी पिला दें या थोड़ा सा दूध पिला दें, वो उतना ही काफ़ी होता है। बस इतना काफ़ी है। अच्छा, ये बेहतरीन दवा है इसके लिए कि जो नज़ला बार बार बलगम जो है वो गिर रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो ये इसके लिए बेहतरीन। अच्छा, जायफल जो है वो ख़ुसूसन एक और बड़ी अच्छी चीज़ आ गई जायफल से, कि जायफल जो शीर ख्वार बच्चे होते हैं, दूध पीने वाले बच्चे, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। उनको भी दिया जा सकता है, जिनके सीने से आवाज़ आ रही होती है, बच्चों में सीने की अक्सर ये पसली चल प्रॉब्लम आ रही जाती होती है, तो उसमें भी आप जो है जैसे बारीक पीस लिया, उसमें से आपने गंदम के दाने जितना ले लिया और वो बच्चे को अगर दे दिया आपने दूध में, किसी शहद में, किसी चीज़ में मिला के, कावा चाय में मिला के भी दे दिया, तो 1-2 खुराकें देने से ही ये मसला पसलियों वाला और खांसी वाला बच्चे का हल हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि इससे भूख भी अच्छी लगती है, बच्चा फीड भी अच्छा करता है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आया कि हम अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो हर दूसरी तीसरी चीज़ को तो आजकल वायरल कह दिया जाता है कि वायरल चल रहा है, अपने वक्त पे जाएगा। मतलब वो आपको ये जहन साजी कर देते हैं कि भाई 6 दिन 7 दिन दवा खाओ, अपने वक्त पे ही जाएगा। ये वायरल होता है? कुछ हिकमत की अगर बात करें, वायरल क्या होता है? ये वायरल का मतलब ये होता है कि फैलने वाली होता है। होते देखिए कंटीजियस, जिसको ना फैलती है, एक से दूसरे को लगती है। आप छींकेंगे, आपके वायरस ज़ाहिर है मेरी तरफ आएंगे, तो अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर है तो मैं इसमें मुब्तला हो जाऊंगा। 10 लोग बैठे हैं जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी, उसको लग जाएगा। ये वायरल होता है। वायरल का मतलब फैलने वाला। एक होता है वायरस की वजह से होने वाला, उसको भी वायरल कहा जाता है, और एक होता है बैक्टीरियल। रज़ा इलाही साहब, आसिम साहब, इस वक्त तो हर आदमी छींक रहा है और सबसे ही डर लग रहा है, ठीक है। अब ये बताएं, अपनी कुव्वते मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए क्या करना है? मुझे नहीं चाहिए कि अगर अगला छींके भी तो मेरा सिस्टम इतना मजबूत हो कि मैं उसको सरवाइव कर जाऊं। क्या किया जाए? देखें, उसके लिए जो सबसे पहली जो बात मैंने आपको बताई कि इम्यूनिटी को बेहतर करना है, तो आप अपने खुराक का, अपने लाइफ स्टाइल का पैटर्न बेहतर करें, ठीक है। दूसरी बात ये कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल में रखें, अपने शहद रखें, चाहे आप इंजीर रखें, चाहे आप खजूर इस्तेमाल करें। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपके पास हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, कहीं ना कहीं रख लें। यार आपने 1 खजूर खा ली, कोई 1 इंजीर का इस्तेमाल कर लिया, रात को भिगो दिया, सुबह नबीज़ बना के उसको पी लिया। क्या बात है। नबीज़ का मतलब ये होता है रात को भिगो दें और सुबह उसका पानी पी लें उस चीज़ का, तो वो नबीज़ हो गई।
तो ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर हो गई। उसका पानी पी लें? उसका पानी अच्छा, वो अंजीर भी खा लें, उसका पानी पी लें, तो ये नबीज़ हो गई। इसी तरीके से अगर आपने खजूर इस्तेमाल करी तो एक खजूर डेली इस्तेमाल कर ली, या आपने सुबह निहार मुँह आदत बना ली कि यार 1 चमचा शहद जो है पानी में हल किया पी लिया, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं एक्चुअल में ना। इसके अलावा अभी जैसे मौसम है अनार, तो अभी अनार का मौसम है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, हेपाटोप्रोटेक्टिव है, मतलब ये कि ये आपके जिगर की हिफाजत करता है। और वो चीज़ें जो आपके जिगर और तिल्ली की हिफाजत करती हैं, स्प्लीन की हिफाजत करती हैं। स्प्लीन एक्चुअल में आपका इम्यूनिटी हब होता है, जैसे फौजी छानियाँ होती हैं ना, ऐसे आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी हब है वो आपकी स्प्लीन होती है, तिल्ली जिसको हम कहते हैं। तो ये क्या करता है, अनार का इस्तेमाल करना एक्चुअल में क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तो क्या आप ये इस तरीके से एक छोटा सा आपकी तरफ से भी क्या किया जाए क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए? जैसे आसिम साहब ने कहा कि भाई इंजीर, शहद या खजूर, इन चीज़ों का आप एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर अपना हिस्सा बना लें। बिल्कुल, ये तीनों ही चीज़ें बेहतरीन हैं और ये तीनों चीज़ें मौसम के लिहाज से आप ले सकते हैं। गर्मियाँ हैं तो इंजीर ले लिया, शहद तो आप हर मौसम में ले सकते हैं, सर्दियों में आपने खजूर भी ले ली, जायफल की चाय बना के पी लें, वो बड़ी ज़बरदस्त खुशबूदार चाय बनेगी उसकी, उससे भी इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी। 3 या 4 दाने सर्दियों में अगर लौंग के लेते हैं तो उससे भी आपका जो ENT निज़ाम है वो मुतहर्रिक रहेगा, अच्छा रहेगा। और देखिए सर्दियों में और गर्मियों में दोनों मौसमों में नज़ला ज़ुकाम खांसी की कैफियत होती रहती है ना। अच्छा, हम आखिर में सिर्फ एक छोटा देखें, लोग ना आजकल थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि अभी रज़ा इलाही साहब ने बता दिया इसको पीसो, उन्होंने कहा सिलबट, तो एक छोटा छोटा टोटका दे दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो वो बना के रख ले। जैसे आपने जार वाला बताया उसी पर हम स्टिक रहें, और एक आप बता दें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम। हाँ देखिए, इसमें आप जैसा कि मैंने बताया कि हल्दी और खसखास, ठीक है, और मुलट्ठी और सौंफ, अगर ये आप चारों चीज़ों कम्बिनेशन करके रखते हैं तो ये बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ये हर मौसम में हर लिहाज से आप इस्तेमाल कर सकते आपने हैं। 1 चमचा डाला, 1 चमचा डाला और पी लिया। दूसरा, अनार का जैसे आसिम भाई बता रहे हैं, अनार जो है वो ऐसा करें आपके, जैसे अनार के दाने ले लिया आपने कटोरा भर, उसको डाला जूसर में, और इसमें 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा डाल दें काट के, ठीक है, 2 इसमें लौंग डाल दें, 2-3 काली मिर्च डाल दें, काला नमक, काली मिर्च डाल के, और उसको कर दें ग्राइंड करके। अब आप उसको छान लें। अब छान के वो पानी जो है वो आप पिए। अब इसको पिए 1 बजे तक, सुबह से लेके 1 बजे तक, 1 बजे के बाद नहीं पीना। अच्छा, हाँ, फिर काम उल्टा हो जाएगा। दिन की चढ़ाई के साथ पीना है आपने, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अगर आप ये साल में 21 दिन करते हैं, 1 साल में 21 दिन करते हैं, तो आपके जो सेल्स हैं, ये असल में बेसिकली सेल्स पे काम करता है, बॉडी के सेल्स पे, उनको मजबूत कर देगा, खून और ऑक्सीजन पहुंचने का अमल सेट होगा। आपकी वो जो इमारतें होती है ना, जिसकी ईंटें वगैरह जड़ रही होती हैं, वो दोबारा से रिपेयर हो जाएंगी, हो जाएंगी और 21 दिन में हो जाएंगी। 21 दिन में हो जाएंगी, 21 दिन में हो जाएंगी। चलें जनाब, 21 दिन का फार्मूला भी दिया है और एक जार बना के भी रख दिया। बहुत, मैं तो आप लोगों के जाने के बाद ना इस पर अमल भी करने वाला हूँ। तो फाइनल वर्ड्स देखें, मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ। किस्ते शीरी, जिसको कट फ्रूट भी कहा जाता है, किस्ते शीरी ले लें 50 ग्राम, और 250 ग्राम शहद ले लें। एक पाव वाली शहद ले ली, उसमें किस्ते शीरी 50 ग्राम मिलाकर एक पेस्ट, सेमी सॉलिड पेस्ट बन गया। बस ये आधा चमचा सुबह और आधा चमचा शाम खा लें। चलें जी, आधा चमचा सुबह, आधा चमचा शाम। ये बड़ी ज़बरदस्त मालूमात हमें मिली हैं रज़ा इलाही साहब और सैयद आसिम अली साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मुफीद मालूमात से यकीनी तौर पर हमें भी फ़ायदा हुआ है और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। और आज के प्रोग्राम का भी वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात की। अब नए प्रोग्राम में कुछ नए टॉपिक्स पर बात करेंगे, कुछ नए मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।